हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। सो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड प्रोटीन्स, है ना। तो अभी तक बायोमोलिक्यूल्स में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बहुत ही तसल्ली से सारी चीज़ देखी हमने, और ये भी देखा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर। उस इंट्रोडक्शन की बहुत सारी चीज़ें कल हमने प्रोटीन्स में भी देखी, ओके। उसके बाद कार्ब्स पढ़ा, बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने कार्ब्स पढ़ा है। देन अमाइनो एसिड्स के बाद यस्टरडे वी स्टडीड दिस प्रोटीन्स, ठीक है जी। सो इसमें और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गए सर? इसमें लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड और बच गया। गेटिंग? देखो, कार्ब्स, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के साथ ही प्रोटीन्स, देन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इंट्रोडक्शन में देखा था आपने, इंट्रोडक्शन में सर एक परसेंटेज कंपोजिशन देखा हमने एक सेल का, तो उसमें कार्ब्स था 3%, वो पूरा पढ़ दिया हमने। उसके बाद प्रोटीन्स था 10 to 15%, वो भी हमने कल कवर किया। तो आज हमारा टॉपिक होगा लिपिड का, और लिपिड की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होती है जी? 2% होती है। और इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो लिपिड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। गेटिंग? क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स इसमें हैं, लेकिन जब हम उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जाएं तो हाँ सर, उसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। देखो जरा, अगर सर सिंपली मेरे को लिपिड डिफाइन करने हो तो लिपिड को कैसे डिफाइन करेंगे? Simply we can say that they are the organic compound having what? Carbon, hydrogen and what? And little oxygen। क्या क्या होगा सर इनमें? इनके पास कार्बन होगा सर, हाइड्रोजन होगा और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी होगा। वैसे भी अगर आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स वाली पहली क्लास याद है तो मैंने बताया था आपको कि सर जो CHON होता है ना, अगर देखें हमारी बॉडी में CHON, ये टोटल कितना बना रहा है सर? ये 96% बना रहा है ह्यूमन बॉडी का। और फिर मैंने आपको डेटा दिया था 98% का भी, याद है सर? इसमें 2 एलिमेंट और ऐड कर दो, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, फॉस्फोरस बेसिकली, ये मिल जाते हैं सर 2 और, तो कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 98%। तो उसी के बिहाफ पे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे भी हमें आइडिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब तो यही होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन हो उसमें, यस और नो। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ थोड़ा बहुत लिपिड्स में ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो अगेन ये डेटा एक बार फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके जी। इसको याद रखो, CHO कॉन्स्टिट्यूट 96% और CHON 96 बनाएगा, और CHON के साथ कैल्शियम फॉस्फोरस आ जाएगा। टोटल एलिमेंटल कंपोजिशन जो हमारी बॉडी की है 98% में 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ओके सर। देन लिपिड्स के रिगार्डिंग सेकेंड पॉइंट विल बी पॉइंट नंबर 2। ये जो लिपिड्स होते हैं दे are insoluble in water, they are insoluble in water। water बेसिकली सर कौन सा सॉल्वेंट? वाटर सर पोलर सॉल्वेंट। तो भैया पोलर सॉल्वेंट में लिपिड क्या होगा सर? इनसॉल्युबल होगा। और यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बाद भी ये आपको कहाँ मिला था? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, है ना। हमने लिपिड को डिस्कस किया था बायो माइक्रो और बायो मैक्रो के टाइम पे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लाइक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, कुछ प्रॉपर्टीज लाइक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपको मिला था एसिड सोल्यूबल पूल में। मैं करूंगा अभी उसको भी एक बार यहाँ पे रिपीट करूंगा दोबारा से। तो सर ये इंसॉल्युबल किस में होगा? ये इंसॉल्युबल होगा वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में। सर किसी में सॉल्युबल भी हो गई, देखते हैं जरा। बट या एंड करके लिख लो, एंड दे आर सॉल्युबल इन, they are soluble in what? In organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं बेसिकली ये नॉन पोलर होते हैं सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे जी? ये नॉन पोलर होंगे। तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो लिपिड सॉल्युबल रहेंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में लिपिड इनसॉल्युबल रहेंगे। सर पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल तो बता दिया आपने, दे आर दी पोलर सॉल्वेंट में तो आ जाएगा सर वाटर,
सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लाइक व्हाट, क्लोरोफॉर्म, आप लिख सकते हो एसीटोन एटसेट्रा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 वही इंट्रोडक्शन वाला, लाइक व्हाट कि अगर बात करें लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट, जो लिपिड्स होंगे इस केस में मॉलिक्यूलर वेट विल बी, इनका मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, है ना जी। बट यू कैन से दैट बट आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ठीक है जी। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बाद भी ये आपको कहाँ मिलेंगे, यू विल फाइंड लिपिड्स अलोंग विद द एसिड इनसॉल्यूबल पूल। वो वेसिकल वाला एक चीज़ मैंने बताई होगी आप लोगों को, अगर थोड़ा बहुत रिवाइज किया आप लोगों ने तो वो दिमाग में होगी। हाँ सर ये तो क्या करता है ना, ये वेसिकल बना लेगा, और जो वेसिकल होगा वो वेसिकल क्या होने वाला है सर, वेसिकल होगा इनसॉल्यूबल, और इनसॉल्यूबल होगा तो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन के साथ वो सेपरेट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो इस बेसिस पे यू कैन से दैट इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी सर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइक्रो की भी, थोड़ी बहुत मैक्रो की भी। नेक्स्ट यू कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड्स कैन नेवर बी पॉलीमर, लिपिड्स कैन नेवर बी पॉलीमर। सर लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं हो सकता। लिसन टू मी प्लीज। आप लोगों ने जब सेल पढ़ा, सेल में 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, अगेन कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। सर कार्ब्स पॉलीमर हो सकते हैं, हमने पढ़ा, हमने ग्लूकोज मोनोमर फॉर्म पढ़ी और उसकी पॉलीमेरिक फॉर्म पढ़ी, हमने स्टार्च पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा, सेल्यूलोज पढ़ा, यस और नो। हाँ, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट में सर पॉलीमर फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। सर प्रोटीन कल की क्लास में देखा, प्रोटीन का नाम ही क्या था, हेट्रोपॉलीमर होते हैं सर, तो प्रोटीन भी पॉलीमर हो सकता है सर। आप आगे देखोगे न्यूक्लिक एसिड, या थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होती हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल के टाइम पे बताया था कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। बट सर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गया ना, जो कि लिपिड है, लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं होगा, ये याद रखो। सर पॉलीमर नहीं होगा तो फिर ये बनेगा कैसे, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, लिपिड्स कैन नेवर बी पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं होते। बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेल में प्रेजेंट पॉलीमर हो सकते हैं, rather they are formed by, you can say that, rather they are formed by association of या assembly of, ऐसे लिख लो, formed by assembly of what, small molecules via what sir, via dehydration। हाँ जी, कैसे बनेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की असेंबली से बनेगा सर। और असेंबली जब होगी मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे सर, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन तो आई थिंक हम कई बार पढ़ते आए हुए हैं, है ना। हमने कहा आपस में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वाला बॉन्ड पढ़ा, मैंने जब आपको पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाया उसमें भी मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी उसमें, तो ये वही है, वही डिहाइड्रेशन। मतलब कि जब भी बॉन्ड बनेगा देयर विल बी रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा सर, तब जाके कहीं क्या बन पाएगा, बॉन्ड बन पाएगा उसमें। क्लियर है जी, यस नो। सो देखो इसमें मैं डिहाइड्रेशन में लिख देता हूं, डिहाइड्रेशन क्या होगा, रेफर्स टू रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। हालांकि 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है इंट्रोडक्शन लिपिड के रिगार्डिंग। अब लिपिड को ना एनसीईआरटी ने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन करती है एनसीईआरटी लिपिड को, देखो जरा एक बार इसको थोड़ा अलाइन कर लो। ओके सर, देखो जी एनसीईआरटी लिपिड को कैसे डिफाइन करेगी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिपिड्स कैन बी, देखो जी लिपिड्स कैन बी
लिपिड्स कैन बी। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में लिपिड बन सकता है आपके पास। यू कैन से दैट सिंपली फैटी एसिड ऑब्लिक ग्लिसरॉल, नंबर 1 फैटी एसिड ऑब्लिक ग्लिसरॉल। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर ग्लिसरॉल OL आ गया लास्ट में, ये तो अल्कोहल है। हाँ जी, ये अल्कोहल ही है, ठीक है। यहां पे लिखने का रेफरेंस क्या है एनसीईआरटी का कि बहुत सारे लिपिड्स में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है ना। टेक्निकली देखिए तो जो एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, टेक्निकली देखिए तो ग्लिसरॉल लिपिड होता ही नहीं है। अब लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए ऑब्लिक में लिख दिया। ग्लिसरॉल तो एक सर अल्कोहल होता है, यस और नो? हाँ, अगर उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो ये बोल सकते हैं सर हम बहुत सारा लिपिड पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, बिना इसके वो बनेगा ही नहीं, है ना। इतने क्रूशियल लिपिड्स है कुछ तो जिसमें बिना ग्लिसरॉल के आप सोच ही नहीं सकते कि उसका स्ट्रक्चर बने। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो बोला वहां पे अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, टेक्निकली ग्लिसरॉल लिपिड नहीं हो सकता। अब हम क्या करें सर, भाई हमें एनसीईआरटी ने जैसा बोला है अभी वैसा ही देखना है। तो जब मैं रीडिंग लगाऊंगा एनसीईआरटी की, उसमें लिखा है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, तो हाँ वो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आए और पूछे क्या ग्लिसरॉल कैन एक्ट एज ए लिपिड, हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने लिख दिया लिपिड्स कैन बी आइदर सिंपली फैटी एसिड ऑब्लिक ग्लिसरॉल, और दूसरा सिंपल है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इन दोनों का एसोसिएशन, दिस इज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और एक और चीज है जिसमें आप बोल सकते हो कि वो लिपिड होगी, आइदर यू कैन से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और एक चीज और आ जाएगी इसमें फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। आई होप ये दिख रहा होगा यहां तक, हाँ जी सर दिख रहे हैं। तो आई एम रिपीटिंग, लिपिड्स क्या हो सकते हैं, सिंपली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का मैंने बता दिया लिखने का लॉजिक क्या है एनसीईआरटी का, है ना। टेक्निकली ग्लिसरॉल कभी लिपिड नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लिपिड्स का इंटीग्रल कंपोनेंट है ग्लिसरॉल, तो इसीलिए हमने लिखा कुड बी फैटी एसिड ऑब्लिक ग्लिसरॉल, या सर इन दोनों का जो आपस में बॉन्डिंग होके केमिकल मॉलिक्यूल बनेगा वो लिपिड हो सकता है, या सर फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल ऐड होगा, ग्लिसरॉल के साथ कोई फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होगा, ये टोटल चीज जो बनेगी वो भी क्या हो सकता है, वो भी सर क्या हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो सर, मैक्स टू मैक्स यहां जा सकता है ना लिपिड, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब फॉस्फेट के साथ कोई कंपाउंड होगा, 3 और 4 अगर माने तो सर या तो लिपिड में एक कंपोनेंट ही होगा, या 2 होंगे सर, या 3 से 4 कंपोनेंट होंगे। तो सर 4 पार्ट्स तक ही तो गया ना, उसके 4 ही तो कंपोनेंट है। और पॉलीमर टर्म तो हम कब यूज करेंगे, जब 10 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि क्यों लिखा है यहाँ पे लिपिड्स कैन नेवर बी पॉलीमर, यस और नो। मैक्स टू मैक्स अगर जाएं इसके कंपोनेंट्स 4 तक जाएंगे, हम देखेंगे 4, 5, 6 पॉलीमर वाली कैटेगरी में जाएगा नहीं, रिपीटेशन नहीं होगा सर यहाँ पे, एक ही बार चीजें आएंगी, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीट हो के सर 50 कंपोनेंट्स आके एक मॉलिक्यूल बनाया, जैसे स्टार्च में 2 लाख ग्लूकोज ने आके एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनाया, ऐसा नहीं होगा इस केस में, ठीक है। ओके, तो फटाफट एक बार करें रिवाइज, क्या हो सकते हैं सर, पता ही है सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, उसके बाद ये सर वाटर में इनसॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होगा किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कोई पूछ ले जी बताओ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल, ये एग्जांपल है सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। ये लिपिड का स्टेटस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा 800 डाल्टन से, और मिलेंगे कहाँ पे, इनसॉल्युबल पूल में। वो वेसिकल वाली चीज याद रखना, वेसिकल बना लेते हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं होगा, नेवर एवर लिपिड कुड बी पॉलीमर्स। बनेंगे कैसे, असेंबली होगी सर, असेंबली किसकी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की असेंबली होगी सर, किसके थ्रू होगी सर, डिहाइड्रेशन के थ्रू होगी। ये असेंबली तो हो रही है सर, ग्लिसरॉल की असेंबली होगी फैटी एसिड के साथ, ग्लिसरॉल की असेंबली हुई फैटी एसिड के साथ, और फिर फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की असेंबली होगी ग्लिसरॉल के साथ, यस और नो।
और इतना आइडिया मैंने दे दिया आपको, जो ये असेंबली होगी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें क्या होने वाला है, उसमें डिहाइड्रेशन होने वाला है सर। तो पता चल गया आपको, जो भी बॉन्ड बनाएंगे उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना, बढ़िया स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस बिहाफ पे लिपिड्स कुड बी सर, लिपिड कुड बी फैटी एसिड, और सिंपली ग्लिसरॉल को भी लिपिड मान सकते हो, फैटी एसिड और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को मान सकते हो, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, और साइड बाय साइड इनके साथ कोई फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए उसको भी मान सकते हो। सर ऑर्गेनिक की स्पेलिंग ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, ठीक। दिस इज ऑर्गेनिक, हाँ जी, चलेगा इतना, यस नो। और ये दोनों चीज हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम यहाँ पे ले आए कि 96% में 4 एलिमेंट होंगे, और टोटल हमारी बॉडी में 98% जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 6 एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर, चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं इसमें लिपिड में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आगे, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, जैसे पहली टर्म लिख दी मैंने फैट, ओके, दूसरी टर्म लिख दी मैंने वैक्स, और तीसरी टर्म लिख दी मैंने फैटी एसिड, फोर्थ वन यू कैन से दैट ऑयल्स, देन बटर, ओके जी। उसके बाद सर आप लिख सकते हो यहाँ पे आप फॉस्फोलिपिड लिख सकते हो सर, दिस इज फॉस्फोलिपिड। उसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल लिख सकते हो सर, ठीक है जी, है ना। उसके बाद सर आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे यू कैन से ग्लिसरॉल भी लिख सकते हो सर, है ना। और यू कैन से और क्या लिख सकते हो सर, पैरेलली आप ट्राइग्लिसराइड लिख सकते हो सर। चलो ये तो आगे हैं, ये तो आगे आएंगे, आप इतना लिख लो एटसेट्रा, है ना। कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेन तो यही है, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, फैट, ऑयल, बटर, फॉस्फोलिपिड, है ना। स्टेरॉइड्स लिख सकते हो सर आप यहाँ एक और चीज है, स्टेरॉइड्स लिख सकते हो। हमारा ये पूरा टॉपिक ही क्या है लिपिड्स का, इस पूरे टॉपिक में मेरे को मोर और लेस इन चीजों के कंपोनेंट्स बताने हैं आपको, और इनमें डिफरेंस बताना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा फैट, वैक्स, फैटी एसिड, इनमें से ना जितनी भी टर्म्स हैं आप गैस करो कौन सी टर्म्स का मतलब सेम है। यहाँ पे ये मैंने कुछ 5-7 टर्म्स लिखी, क्या किसी भी टर्म का मतलब यहाँ पे सेम लग रहा है आपको? देखो जरा कौन सा हो सकता है, ठीक है, गेस कर लेना। ओके, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इनमें से किसी भी टर्म का मतलब सेम नहीं है, तो बस वही देखना है मतलब क्या है सर। फिर फैट का क्या मतलब होता है सर, वैक्स क्या होता है सर, फैटी एसिड क्या होता है सर, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं सर, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं सर, ऑयल एंड बटर क्या होते हैं सर, है ना। एक टर्म आई लाइक मैंने लिखा भी था ट्राइग्लिसराइड, वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं फिर इंट्रोड्यूस करूंगा वो टर्म में, ट्राइग्लिसराइड। आई होप इज क्लियर, कॉमन चीजें हैं सर, ऑयल, बटर, फैट, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, इनका सिर्फ हमें कंपोजिशन देखनी है सर, कैसे बने होते हैं, वही हमारा लिपिड पूरा हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो उसके लिए ना सर सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन, लिपिड्स का एक क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में आपने प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है जी, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो बायोमोलिक्यूल्स में सारे क्लासिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट, सो बायोमोलिक्यूल्स में सारे क्लासिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट। देखो फटाफट देखो क्या होगा सर क्लासिफिकेशन में, इसमें 3 कैटेगरी बनेंगे सर। कैटेगरी नंबर 1 इसको हम बोलेंगे सिंपल लिपिड्स सर। इसके बाद बनेगी कैटेगरी नंबर 3 लास्ट, ये यहां आ गई सर, इसको हम बोलेंगे डराइव्ड लिपिड्स। और सर एक बीच वाली कैटेगरी जो बनेगी, ये तो सर नाम तो हमें सुना सुना लगेगा, आई थिंक दे आर नोन एज कॉन्जुगेट लिपिड। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, बस अब बता देना मतलब जब पूछा जाए जब। तो ये हो गया सर सिंपल लिपिड, ये हो गया सर कॉन्जुगेट लिपिड, और तीसरी कैटेगरी हो गई सर हमारे पास डराइव्ड लिपिड। देखो जी एक बार देख लो क्या मतलब होता है इनका। चलिए सिंपल लिपिड में क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। सिंपल लिपिड क्या होगा, इसके साथ लिख रहा हूं, दे आर दी एस्टर ऑफ व्हाट, फैटी एसिड विद
वेरियस एल्कोहल्स। भाई फैटी एसिड एल्कोहल के साथ कंबाइन होगा, कौन से बॉन्ड से कंबाइन होगा, लिख दिया मैंने एस्टर बॉन्ड से, सिंपल। तो आपको ये पता चल गया सिंपल लिपिड क्या होते हैं जब फैटी एसिड का एल्कोहल के साथ एसोसिएशन हो जाए वाया एस्टर बॉन्ड, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे सर सिंपल लिपिड। ठीक है सर, सिंपल लिपिड के ना दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक तरफ हम बोलते हैं इसको, फर्स्ट वन इज नोन एज नेचुरल फैट्स, और दूसरे को बोलते हैं सर, दूसरे को बोला जाता है, इनको बोलते हैं वैक्स, और वैक्सेस यू कैन से दैट। नेचुरल फैट के लिए ही टर्म सर कई बार हम क्या यूज कर लेते हैं, और यू कैन से दैट ट्रू फैट्स, नेचुरल फैट्स या ट्रू फैट्स। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर भले ही नेचुरल फैट हो या वैक्स हो, किसके क्लासिफिकेशन के अंडर है, सिंपल लिपिड के अंडर है। तो इन दोनों की डेफिनेशन में फैटी एसिड भी आना है, अल्कोहल भी आना है, और उनके बीच में बॉन्ड भी बनना है, कौन सा, एस्टर बॉन्ड। यस और नो? अब सर फिर डिफरेंस क्या हो सकता है? सर डिफरेंस या तो फैटी एसिड का होगा या अल्कोहल को होगा। आई होप इट इज क्लियर? यस और नो? तो बहुत ही ब्रॉडली अगर आपसे पूछे कि भैया ये क्या होता है, फैट क्या होता है, फैट बोलोगे। फैट क्या होगा सर? फैटी एसिड का जब किसी अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन हो गया उसे फैट बोलेंगे। ब्रॉडली देखिए तो वैक्स क्या होगा? वैक्स भी सर फैटी एसिड का जब किसी अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन हो गया उसे वैक्स बोलेंगे। अब कोई पूछे फिर डिफरेंस ही क्या हुआ, स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस हुआ, देखो जरा। अगर बहुत ही स्पेसिफिकली देखिए तो नेचुरल फैट में क्या होगा, दिस इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। सर ये है एक्चुअली। तो अब ग्लिसरॉल क्या बताया सर? ग्लिसरॉल मैंने बताया था एक अल्कोहल होता है और फैटी एसिड। यहां आपने लिखा वेरियस अल्कोहल, बस नीचे मैंने अल्कोहल को स्पेसिफाई कर दिया। अब दुनिया में इतनी सारी अल्कोहल्स हैं, अगर उनमें से कभी भी फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल कंबाइन होगा, विल से कि उसने फैट बना दिया। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड से जुड़ा, क्या बन गया, फैट बन गया। अब इतना पता चल गया आपको यहां से, सर वैक्स में ग्लिसरॉल तो नहीं होगा। अगर वैक्स में ग्लिसरॉल ही होता तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता फिर से, है ना। तो सर वैक्स में क्या हो जाएगा स्पेसिफिकली, वैक्स की अगर बात करें तो ये क्या होगा सर, इसमें वी कैन से वैक्सीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एन अल्कोहल having what, molecular weight higher than glycerol। ये लो जी, बहुत ही क्लियरली आपको डिफरेंस पता चल गया। सर वैक्स और फैट में क्या डिफरेंस होता है? फैट में जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होगा सर, और साथ में होगा फैटी एसिड। सर वैक्सीज में या वैक्स में क्या होगा सर, फैटी एसिड तो सेम भी हो सकता है, लेकिन जो अल्कोहल बाइंड करेगा ना एस्टर बॉन्ड से, वो अल्कोहल कौन सा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, यस नो? तो यहां पे सर जो अल्कोहल होने वाला है, दिस अल्कोहल विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर वेट हायर देन ग्लिसरॉल। क्लियर कट हो गया। वैक्स और फैट, कभी कोई पूछे अब क्या सेम चीज है? नहीं जी। अगर अल्कोहल बिल्कुल स्पेसिफिकली देखे सेम चीज नहीं है। फैट में ग्लिसरॉल होगा अल्कोहल, वैक्स में ऐसा अल्कोहल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा। ओके जी। देन सर कॉन्जुगेट प्रोटीन कितना पढ़ा था कल हमने? अब आ गया कॉन्जुगेट लिपिड। क्या मतलब था इसका सर? कॉन्जुगेट का मतलब कोई चीज ऐड होगी, किसके साथ ऐड होगी? लिपिड के साथ ऐड होगी। तो सर इतना तो क्लियर है, लिपिड के साथ लिपिड तो ऐड नहीं होगा, लिपिड तो पहले ही है ये, यस और नो? लिपिड के साथ लिपिड ही ऐड हो जाता फिर तो इसकी कैटेगरी इधर ही आ जाती। आई होप इट इज क्लियर। तो लिपिड के साथ लिपिड ऐड नहीं होने वाला, ऐसे याद रखो आप। कॉन्जुगेट प्रोटीन मैंने बोला था, प्रोटीन के साथ प्रोटीन ऐड नहीं होगा, कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऐड होगा। वो कार्ब्स भी हो सकता है, वो लिपिड्स भी हो सकता था, वो हमने देखा कि फॉस्फेट भी था, यस और नो?
तो कॉन्जुगेट लिपिड में इसमें लिपिड्स के साथ कुछ और चीजें ऐड होंगी। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर विल बी स्टडिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 अंडर इट इज, ऐसे लिख लो, इसमें जो एग्जाम्पल लिखेंगे हम ऐसे लिख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 1 विल बी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, हाँ जी, सबने सुना है, हर बच्चे ने ये नाम सुना होगा फॉस्फोलिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है सर। और ये क्वेश्चन है, ये PYQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा। कहां मिलेगा सर? ये फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। दिस इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या यू कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन। इधर लिख लो जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी सर, इतना आइडिया तो है हमें। फॉस्फोलिपिड पढ़ते आते हैं। कहाँ मिलता है ये सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल में मिलेगा, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल। ये लो पूरा लिखो, ठीक है सर। होता क्या है फिर ये फॉस्फोलिपिड? हमें तो आपने बताया ना कंपोजिशन देखनी है। अब फॉस्फोलिपिड तो सुना था हमें, इस चैप्टर में हम क्या देखें किस किस का बना हुआ है। देखो जरा, फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन होगी सर, इसमें 2 फैटी एसिड होंगे सर, इसमें एक ग्लिसरॉल होगा सर, इसमें एक फॉस्फेट भी होगा सर, और सर फॉस्फेट के साथ साथ यहाँ पे एक अल्कोहल भी होगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है इसकी। आई एम रिपीटिंग, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ एक अल्कोहल एसोसिएटेड होगा। अब ये इस फॉर्मेट में भी पूछा गया है, इसी फॉर्मेट को स्टेटमेंट बना दो। 2 फैटी एसिड्स कंबाइंस विद ग्लिसरॉल व्हिच इन टर्न इज एसोसिएटेड विद अ फॉस्फोरिलेटेड अल्कोहल। इस फॉर्मेट में भी पूछा गया है 2 टाइप। तीसरा टाइप इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है ना। तो 2 टाइप तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखो और इसका स्टेटमेंट वर्जन याद रखो, कुछ ही बना सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर थोड़ी देर में देखेंगे, सभी के स्ट्रक्चर देखने आपने। सो फॉस्फोलिपिड कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा सर। और सर इसका कंपोजिशन क्या होगा? ऐसा कुछ इसका कंपोजिशन होगा सर, ठीक है, ओके। दूसरा सर, नंबर 2 इज नोन एज सर ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ग्लाइकोलिपिड। सर ग्लाइकोलिपिड में एक चीज याद रखो, ग्लाइकोलिपिड में आप इतना लिख लो पहले तो डायरेक्टली, दिस इज फाउंड इन, ऐसे लिखो, इंसुलेट द नर्व फाइबर। बस इंसुलेट द नर्व फाइबर। आप लोगों ने कभी माइलिन शेथ का नाम सुना होगा? माइलिन शेथ न्यूरॉन के ऊपर, हाँ सर, एक माइलिन शेथ नाम की चीज होती है जो कि क्या करती है, जो कहीं ना कहीं लीकेज रोकेगी। या सुनो, वो माइलिन शेथ इंसुलेशन का काम कर रही है ना। माइलिन शेथ का कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है? ग्लाइकोलिपिड। अगेन क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है जी। सर इसका कंपोजिशन याद रखना है। वैसे तो आज तक इसका कंपोजिशन पूछा नहीं है, ग्लाइकोलिपिड किसका बना होता है ये नहीं पूछा। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को, ग्लाइकोलिपिड एक कॉन्जुगेट लिपिड है सर। नाम से देखो ना, लिपिड के साथ कुछ और चीज आ गई, ग्लाइको मतलब कार्ब्स। यस और नो? तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट लिपिड बन गया। फिर भी मैं इसका एक आपको बता देता हूं कि स्ट्रक्चरली इसमें क्या क्या होगा। इसमें फैटी एसिड आएगा सर, फैटी एसिड के साथ सर अल्कोहल आएगा, दिस इज फिंगोसिन, ठीक है। ये एक अमाइनो अल्कोहल है जी। और इसके साथ सर क्या ऐड होगा? यहाँ पे आएगा शुगर, ठीक है जी। तो ये इतना स्ट्रक्चर होगा कहीं ना कहीं। ये किसका होगा? ये फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका हो गया हमारे पास? ऑफ ग्लाइकोलिपिड। नहीं पूछा गया है जी, और पूछने के चांसेस भी नहीं है ना। इतना जिक्र है नहीं कुछ इसका। हाँ, ये दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल हैं, ये भी पूछा गया है। ये तो सिंपल ही है सर, बिल्कुल ही। और ये तो सर पता नहीं कितनी बार आया है। इसका तो 3 वर्जन तो मैंने बता दिया पूछने का आप लोगों को। फॉर्मूला भी पूछा, इसको स्टेटमेंट में भी पूछा, और अब जब आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स भी पूछे। इतना बड़ा सवाल हो जाता है जब फॉस्फोलिपिड के 4 स्ट्रक्चर आते हैं तब, ठीक है। तो क्लैरिटी होगी तभी अटेम्प्ट कर पाओगे वो। ओके जी। देन लास्ट वन इज द डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड में 2-3 चीजें आएंगी। नंबर 1 अंडर इट इज सर, नंबर 1 विल बी स्टेरॉइड्स। नंबर 1 इसके अंदर आएगा सर स्टेरॉइड्स, ओके। नंबर 2 विल बी प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
ओके सर, एंड नंबर 3 विल बी सर, नंबर 3 विल बी टर्पीन्स। ओके जी, तो ये सब चीजें हैं। हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लिपिड्स वाले में बस इन्हीं क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझना है। आपको फैट देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, आपको वैक्स की डिटेलिंग देखनी है थोड़ी, फोस्फोलिपिड में आपको स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड हमारा हो गया, इससे ज़्यादा हम ग्लाइकोलिपिड में और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी बुक में मिल जाता है कई बार बच्चे को सवाल, ठीक है, तो लिख दिया, हेल्प हो जाएगी आपकी यहाँ से। ओके सर, हाँ, स्टीरॉयड प्रोस्टाग्लैंडिन भी बताना है। टर्पीन अगर आप लोगों को याद हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में थे टर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, है ना। सवाल यहाँ से कभी बना नहीं है, बट वो हमारी टेबल में एक टर्पीन है, वहाँ उसे एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं था, इतना पॉसिबल भी नहीं था। मैं यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको कि टर्पीन्स में कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? हम स्टार्ट करने वाले हैं फैट्स, फैट से स्टार्ट करने वाले हैं। अब जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये पिछली स्लाइड में आपने लिख तो दिया था फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, हमें तो ये नहीं पता फैटी एसिड क्या होगा, ग्लिसरॉल क्या होगा। ये अभी इन्हीं को ब्रेक करते चलेंगे अब, और फिर फाइनली जाके इनकी असेंबली कराएंगे तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है जी। तो देख लो फटाफट एक बारी, क्या है सर? एस्टर होगा किस किस का? फैटी एसिड और अल्कोहल का। जब आप अल्कोहल स्पेसिफाई कर दो ग्लिसरॉल, तो क्या हो जाएगा सर? हमारे पास ट्रू फैट बन जाएगा। और एक ऐसा अल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाइयर होगा ग्लिसरॉल से, वो कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वैक्स बन जाएगा सर। फोस्फोलिपिड सर सबको पता है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ये इसकी कंपोजिशन है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है इसकी, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन, नॉट ब्लू कलर, ठीक है सर। उसके बाद सर अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड गोइंग टू इंसुलेट दी नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर को इंसुलेट करेगा सर। एंड लास्ट वन इन ग्लाइकोलिपिड इज सर इसकी कंपोजिशन फैटी एसिड, उसके साथ एक अमीन अल्कोहल आएगा, स्फिंगोसिन, और शुगर आएगा, ठीक है जी। और लास्ट वन क्या हो गया? लास्ट वन इज सर डेराइव्ड लिपिड्स, उसमें आएगा स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड लास्ट इज द टर्पीन्स। देखेंगे हम इनको क्यों बोलते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, ट्रू फैट से स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रू फैट मतलब कि सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की डेफिनेशन तो क्लियर है आप लोगों को, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड व्हाट? ग्लिसरॉल। दीज आर दी एस्टर ऑफ, नॉट ग्लिसरॉल बल्कि सिंपल लिपिड ही बोल रहे हैं तो अल्कोहल, एस्टर ऑफ दिस इज फैटी एसिड विद अल्कोहल, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसके डेफिनेशन में लिखते हैं विद व्हाट? वेरियस अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक इसमें वो है सर नेचुरल फैट, वो है सर नेचुरल फैट या ट्रू फैट। सर डेफिनेशन तो हम इसकी भी लिख चुके हैं सर, बिल्कुल लिख चुके हैं, बता दो यहां क्या होगा सर? ये होगा एस्टर ऑफ व्हाट? दिस इज फैटी एसिड विद व्हाट सर? विद ग्लिसरॉल। हाँ जी, किस किस का एस्टर होगा? फैटी एसिड का एस्टर होगा, किसके साथ होगा? ग्लिसरॉल के साथ होगा। अब आ जाते हैं फैटी एसिड क्या होगा सर और ग्लिसरॉल क्या होगा, है ना। यही तो हर्डल है सर हमारा। हमें बताओ सर, हमें कोई आइडिया नहीं है फैटी एसिड का, हमें कोई आइडिया नहीं है सर ग्लिसरॉल का, बस यही पढ़ना है अभी हमें। देखो जरा डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन में विल से इट इज an unbranched chain of carbon atoms having what? A carboxylic group, attached, पूरा लिख लो, attached to a R group। एक R ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और चेन क्या होती है सर? अनब्रांच्ड चेन होती है, किसकी सर? कार्बन एटम्स की। क्या होगा उसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, किसके साथ अटैच होगा सर? R ग्रुप के साथ अटैच होगा।
सर ये आर ग्रुप तो हमने अमाइनो एसिड में पढ़ा था, हाँ जी, है ना, 20 अमाइनो एसिड थे, 20 के 20 अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप अलग अलग था। इस केस में क्या हो सकता है सर, दिस आर ग्रुप कुड बी, यू कैन से इट कैन बी मिथाइल, ठीक है जी, दिस इज CH3, और यू कैन से दैट इथाइल, ठीक है जी, दिस इज C2H5, और यू कैन से or can have higher number of CH2 group, this is CH2 group। सर इसको, ये तो जरूरी हो गया, CH2 बहुत जरूरी है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो। CH2 तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, हायर नंबर ऑफ व्हाट, CH2 ग्रुप्स, ठीक है जी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कहां से कहां तक जा सकते हैं CH2 का नंबर, CH2 का नंबर जा सकता है सर, दिस इज मैक्स टू मैक्स 1 to 19, 1 से 19 तक जाएगा, 1 to 19 कार्बन तक जा सकता है CH2 ग्रुप वाला नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्वेश्चन है जी, 1 से 19 कार्बन तक तो CH2 ग्रुप जा सकता है, और फिर एक इसके साथ एक कार्बन इसका अटैच होगा, देखेंगे आगे, देखेंगे डिटेल में, याद रखो, काम आएगा ये चीज। तो क्या हो सकता है सर आर ग्रुप सर कुड बी मिथाइल, आर ग्रुप कुड बी इथाइल सर, और यू कैन से दैट हायर नंबर होगा किसका, CH2 ग्रुप का, और वो कहां तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 19 कार्बन तक जाएगा। तो क्या मैं फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो उसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज आर के साथ कौन कंबाइन होगा सर, COOH सर, है ना सर। आप इसी को कैसे लिख सकते हो, दिस इज RC, ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सर आप ऐसे ओपन करके लिख दो। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका जी, जनरल फॉर्मूला हो गया फैटी एसिड का। आ रहा है समझ में। अभी R मैंने बता दिया, R क्या होगा, R में ये मिथाइल इथाइल CH2 होगा और 1 से 19 तक जा सकता है। तो R कितना हो सकता है सर, मैक्स टू मैक्स R सर हो सकता है 19, और उसके साथ एक कार्बन मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 20, मतलब फैटी एसिड में मैक्सिमम कार्बन कितना हो सकता है 20। आई एम रिपीटिंग, CH2 ग्रुप जा सकता है 19 तक मैक्स टू मैक्स, और ये CH2 ग्रुप तो किसके साथ अटैच होगा, ये तो R है ना सर, R तो कार्बोक्सिलिक के साथ अटैच होगा, R तो कार्बोक्सिलिक के साथ अटैच होगा, 19 R का हो गया, कार्बोक्सिलिक में भी तो एक कार्बन है ना। तो अगर कोई एक टोटल फैटी एसिड में कार्बन पूछे कितने हो सकते हैं सर, मैक्स टू मैक्स 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, देखेंगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है सभी को, यस नो। तो इसमें लिख लो सर कुछ ऐसे हो गया, ये दोनों फॉर्मेट लिख लो आप, कुछ ऐसे हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। देन व्हाट इज सर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होगा, इसे भी देखो, ग्लिसरॉल का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, दिस इज CH2OH, then CHOH and this is CH2OH। भाई ये होता है ग्लिसरॉल, एक अल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन होता है, अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड से सारी चीज अटैच्ड है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं सर, दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोल दिया इसको हमने, इसको बोल दिया सर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल का ही नाम है जी दूसरा, ठीक है। तो आई होप दोनों कंपोनेंट क्लियर हो गया। सिंपल लिपिड में नेचुरल फैट आया, नेचुरल फैट में 2 चीजें आती हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दोनों का आपस में बॉन्डिंग होगा वाया एस्टर बॉन्ड। मैंने क्लियरली बता दिया फैटी एसिड क्या होगा और ग्लिसरॉल क्या होगा, इनमें बॉन्ड बनाना है अब। अच्छा, उससे पहले इसका एक क्लासिफिकेशन हो रहा है फैटी एसिड का, वो और देखेंगे, ठीक है जी। तो फैटी एसिड आएगा, ग्लिसरॉल आएगा, फैटी एसिड में अनब्रांच्ड चेन रहेगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, किसके साथ अटैच होगा, आर ग्रुप के साथ होगा। क्या हो सकता है, आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल, और सर CH2 का नंबर जा सकता है मैक्स टू मैक्स, CH2 कहां तक जा सकता है, 1 से 19 तक जा सकते हैं CH2 ग्रुप, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, ठीक है। तो मैक्सिमम कार्बन इस हिसाब से देखिए 19 ये सर, एक कार्बोक्सिलिक का 20 कार्बन हो सकते हैं एक फैटी एसिड में, देखेंगे आगे हम। ओके सर, ये ग्लिसरॉल सर 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें OH ग्रुप है, तो अल्कोहल हो गया ये, तो इसका नाम क्या हो गया, उस बेसिस पे सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं ग्लिसरॉल को, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके जी, ठीक है। ये था इनका मेन डेफिनेशन सिंपल लिपिड का, कि एस्टर होगा किसका, फैटी एसिड का, वेरियस अल्कोहल के साथ। फटाफट देखो, फैटी एसिड के 2 टाइप हमारे पास,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, छोटे से डिफरेंस लिख लेते हैं इसमें कुछ, तो फटाफट देख लेते हैं क्या डिफरेंस रहेगा सर, सैचुरेटेड और दूसरा हो जाएगा सर अनसैचुरेटेड। देखिए जी, दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस साइड सर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हो गया सर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ जी, एक तरफ हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, अदर साइड विल बी हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो क्या कुछ रहेगा सर, सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमेशा देयर विल बी सिंगल बॉन्ड कार्बन्स ओनली। सर सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा मिलेगा सर। सर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा मिल सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, लाइक दिस। सर यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल बॉन्डेड कार्बन मिलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी मिल सकते हैं, किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है सर। देन सर यहाँ हमेशा आपको स्ट्रेट चेन मिलेगी, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है सर, यहां पे जहां जहां डबल बॉन्ड आएगा ना वहां चेन बैंड हो जाएगी, तो यू कैन से दैट इस केस में चेन बैंड्स एट डबल बॉन्ड्स, जहां डबल बॉन्ड हो जाएगी वहां चेन बैंड हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट चेन नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, एंटायरली स्ट्रेट चेन नहीं मिलेगी। नंबर 2 सर, इस केस में जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा सर, इनका क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट इनका होगा सर हाई। ओके सर, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सर जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, वो लो रहेगा, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड at what, RT refers to room temperature 25 डिग्री सेल्सियस, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, hence you can say that generally exist as liquid, कहाँ पे सर, at RT refers to, बच्चे लोग RT refers to room temperature, लिख लो जिसे नहीं पता है वो, रूम टेम्परेचर कितना होगा सर, ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ये होने वाला है सर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है रूम टेम्परेचर कितना रहेगा। ओके सर। देन नेक्स्ट यू कैन से दैट जो एनिमल फैट होगा, एनिमल फैट दैट विल बी रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA लिख दिया मैंने। एनिमल फैट, बटर वगैरह जो हो गया ना, बटर घी, वो किस में रिच होगा सर, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच होगा। इस केस में विल से जो वेजिटेबल ऑयल होंगे, वेजिटेबल ऑयल्स, ये किस में रिच मिलेंगे, आर रिच इन, बोलो क्या लिखूं, दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सर ऐसे लिख दो आप, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज USFA। ठीक है, समझ जाना, कभी सोचो सर और कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है ऐसी, नहीं हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है तो लिख दिया SFA एंड USFA, एज सच कोई इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में थोड़ी डिटेल। सर सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा आपको इसमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन मिलेंगे और स्ट्रेट चेन मिलेगी सर, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है सर, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और बैंड होगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे। इनका सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, इनका सर मेल्टिंग पॉइंट लो, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो ये जो रूम टेम्परेचर रहेगा ना उस पर मेल्ट फॉर्म में रहेंगे, मतलब लिक्विड रहेंगे। ये वाले सर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। देखो ना, बटर घी जनरली क्या होता है, सॉलिडिफाई हो ही जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है सर। एनिमल फैट जनरली रिच इन व्हाट, सैचुरेटेड फैटी एसिड। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं दे आर जनरली रिच इन व्हाट,
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, इनके एग्जाम्पल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी एग्जाम्पल्स, बहुत ध्यान से। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज सर पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ध्यान से समझना है, इसमें होता है 16 कार्बन होते हैं, C16 वाला एसिड है सर ये, ठीक है। दूसरा एसिड मैं लिख रहा हूं सर यहाँ पे स्टीयरिक एसिड। सर स्टीयरिक एसिड, इसमें सर 18 कार्बन होते हैं, 18 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये। तो पाल्मिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल, जिसमें कितना कार्बन, 16 कार्बन। स्टीयरिक एसिड भी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल, कितना कार्बन, 18 कार्बन। इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए ना मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला इनका क्या क्या हो सकता है। देखो इस केस में जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा सर CnH2nO2, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास जनरल फॉर्मूला, किसका जनरल फॉर्मूला सर, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जनरल फॉर्मूला के, दिस विल बी CnH2n-2xO2। सर ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, भाई कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, एक बार देखते रहो। ये जनरल फॉर्मूला किसका हो गया सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। सर ये N है, X है, क्या है देख लो एक बारी। इस केस में जो N होगा ना, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन्स, N इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है सर। X इस केस में आएगा, जो X आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इधर तो जरूरत है ही नहीं डबल बॉन्ड की, इधर X आया नहीं, ठीक है। तो N होगा नंबर ऑफ कार्बन, X होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इस बेसिस पे बहुत ही आसानी से सारे फॉर्मूला आ जाएंगे मेरे पास। जैसे मैं पाल्मिटिक एसिड का लिखना चाहूँ जनरल फॉर्मूला इसका, तो सर क्या होगा, 16 कार्बन है इसके पास, तो N लगा दो, 16 लगा दो सर। तो CN करना है, C16 कर दो सर, ठीक है। और H कितना होगा, 2N होगा, H डबल कर दो सर, 32 कर दो सर। O हमेशा 2 ही रहने वाले हैं, O हमेशा 2 रहेगा तो उसमें O2 कर दो, C16 H32 O2। सर सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज C18 डबल 36 O2। हाँ जी बताइए, है कहीं डिफिकल्टी? नहीं सर कहीं डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है ही आसान। यस और नो, बिल्कुल आसान है सर। और इसी तरीके से बस अब क्या करना है, अब हमें एक बारी अनसैचुरेटेड का स्ट्रक्चर और देख लेना है, फॉर्मूला वाइज एक बार अनसैचुरेटेड और देख लें। थोड़ा सा मेरे को कंटेंट करना पड़ेगा स्मॉल, ठीक है, क्लियर है। देखो जरा अनसैचुरेटेड में इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास आएगा इधर ओलिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल आएगा सर लिनोलिक एसिड, एग्जाम्पल नंबर 3 विल बी सर लिनोलेनिक एसिड, and example number 4 will be sir this is arachidonic acid। हाँ जी 4 एग्जाम्पल आएंगे। पता नहीं कितनी बार सवाल पूछे हैं इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड है तो फिर ये आपस में कैसे डिफर कर रहे हैं। सर एक तो करेगा नंबर ऑफ कार्बन से, जैसे कि मैं इसमें बोलूं, इसमें होगा सर कार्बन नंबर 18, कार्बन नंबर 18, कार्बन नंबर इसमें भी 18 होगा, इधर कार्बन कितना होगा 20। सो दिस इज C18 सर, C18 सर, C18 सर, बट दिस विल बी हैविंग 20 कार्बन, C20। सर इतना तो ठीक है। अब इन तीनों में 18 है, इनमें किस चीज का डिफरेंस होगा भैया, यहां डिफरेंस होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपली एक स्ट्रैटेजी से लिख रहे हैं हम इनको, लाइक व्हाट 1D 2D 3D एंड व्हाट 4D, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिख लिया हमने, बस आपको सीक्वेंस याद रखनी है। ओलिक 18 वाला, फिर लिनोलिक अगेन 18 वाला, लिनोलेनिक अगेन 18 एंड अराकिडोनिक लास्ट में 20, और कार्बन नंबर 18 18 18 20, और डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 4 डाल दो, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस याद है डायरेक्टली 1 2 3 4 आप उसमें क्या डाल सकते हो, उसमें आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डाल सकते हो। सर इस बेसिस पे हम बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है सर। कितना डिफिकल्ट काम हो जाएगा सर? अरे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक बार क्या करना है सर, अगर मैं ओलिक एसिड का लिखने की कोशिश करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या करूंगा सर, C16 कितना है, C18 है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज C18, देखना C18 हो जाएगा सर, ठीक बात है। S डबल होना था, S36 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। -2x, x क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो माइनस कर दो ना, 2 × 1, तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, 36 - 2 इज 34, तो H कितना आना चाहिए यहाँ पे, 34 आ जाएगा सर, और लास्ट में O2 लगा दो, यस नो। तो ये इस तरीके से पूरा बन गया हमारे पास, लास्ट में O2 लिख दो यहाँ पे, दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज C18 H34 O2। हाँ जी बोलो, किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। अगर आगे देखें तो ये हो जाएगा अगेन सर C18, अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन माइनस कर दो सर, 36 में से 4 गया, H32 दिस इज O2। अगले में 6 माइनस कर दो सर, 3 डबल बॉन्ड है, C18 H30 O2। और लास्ट वाला सर, लास्ट वाले में सर कार्बन भी चेंज हो गया, कितना हो गया, 20, तो ये होगा सर C20। अब 4 डबल बॉन्ड, 4 × 2 8 कार्बन माइनस करना है 40 में से, क्योंकि कार्बन 20 तो ये हाइड्रोजन 40 होगा, यस और नो। तो दिस इज H32 एंड लास्ट इज दी O2। देखो जरा एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है। इस केस में एक एग्जाम्पल आएगा सर अरैकिडिक और आएगा, अरैकिडिक एसिड। ध्यान से, इधर अरैकिडोनिक है C20, इधर अरैकिडिक है, इसमें भी C20 होगा सर, BC कार्बन होने वाले। भाई नीचे आ जाओ थोड़ा, इसमें भी सर C20 कंडीशन होने वाली है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, वो अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड है। क्लियर है? आई होप यहां तक थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, यस नो? ठीक है, फटाफट देखो, फटाफट देखिए सर, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल्मेटिक, स्टीयरिक एंड व्हाट, अरैकिडिक। उसका दूसरा वर्जन अरैकिडोनिक है जो अनसैचुरेटेड में आता है। कार्बन दोनों में क्या है, 20-20 फिक्स है। ओके, फिर सर ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक है, कार्बन 18 डबल बॉन्ड की बात करें 1 2 3 4, सीक्वेंस में याद रखो चीजों, ठीक है। और ये उनका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला किस बेसिस पे आया सर, वहां पे आपने जनरल फॉर्मूला बताया था, वहां से हमने डायरेक्टली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, केमिकल फॉर्मूला बोलो, कुछ भी बोलो, वो निकाल लिया हमने, ठीक है। ओके सर, एक और चीज है इसमें, क्या है सर, यहां पे जो ये लास्ट वाले तीनों एसिड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, कैसे लिखेंगे? ये लास्ट वाले तीनों एसिड्स है ना, ये वाले, मतलब इनका जिक्र कर रहा हूं मैं, किस किस का, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड अरैकिडोनिक। इनको बोलते हैं सर, इनको बोला जाएगा एसेंशियल फैटी एसिड्स। दे विल बी नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। हाँ जी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसेंशियल, हाँ जी, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से थे? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेने जरूरी है, ठीक है। तो सेम सिनेरियो सर इसमें रहेगा। एसेंशियल फैटी एसिड भी कौन से होंगे? जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी। कहाँ से लेना पड़ेगा सर? डाइट से लेना पड़ेगा। तो याद रखो जी, ये हैं तीनों हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमें डाइट से लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन आई थिंक दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाँ जी सर, अब काम चल जाएगा। ओके, तो एसेंशियल फैटी एसिड आपके पास अनसैचुरेटेड कैटेगरी के हैं, और कौन से हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड अरैकिडोनिक। आई होप इट इज क्लियर। ओके सर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्राइग्लिसराइड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्राइग्लिसराइड। ध्यान से देखो, इससे पहले ना मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको। क्या आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था कि फैट्स जो होते हैं, नेचुरल फैट्स, क्या होता है सर उसमें?
उसमें आपने बोला सर फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड से कौन अटैच हो जाएगा, ग्लिसरॉल अटैच हो जाएगा। भाई यही तो बोला आपने फैट में, यस और नो। तो अब सर कितना फैटी एसिड कितना ग्लिसरॉल ये चीज कौन डिसाइड करेगा, बस उसी के बेसिस पे क्या आने वाला है, ये ट्राइग्लिसराइड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, दीज फैट्स कैन बी, दीज फैट्स कैन बी व्हाट सर, नंबर वन इज मोनोग्लिसराइड। ठीक है सर। नंबर 2 इज सर डाइग्लिसराइड। नंबर 3 इज सर ट्राइग्लिसराइड। भाई मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है और ट्राइग्लिसराइड भी होगा। ये सर ऐसा सा ही नाम पढ़ा था हमने, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। अब जिसने नहीं पढ़ा अगर उससे पूछा जाए बताओ टेट्रापेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड है ना, वो अपनी कॉमन सेंस यूज करेगा, सर टेट्रा 4, पेप्टाइड 4 पेप्टाइड बॉन्ड, गलत, वहीं पे गलत हो गया है ना। तो इसीलिए जान लेना, कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत जरूरी होता है। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड, और 4 चीज जब जुड़ेंगे आपस में तो 3 बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जैसे टर्म दिख रही है उसका मतलब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक व्हाट, अच्छा सर ये मोनो मतलब एक, ये ग्लिसराइड, ठीक है सर ग्लिसरॉल, ये डाई मतलब 2, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल, नो 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 नो। मोनो मतलब एक फैटी एसिड, डाई मतलब 2 फैटी एसिड, ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हमेशा एक ही रहने वाला है। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मोनो डाई ट्राई रेफर्स टू नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल तो हमेशा एक ही रहने वाला है। तो जब 2 फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल आ गया डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल आ गया एक ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें सर अगर ब्रेक करें इस टर्म को तो क्या हो जाएगा हमारे पास, विल से व्हाट, मोनोग्लिसराइड रेफर्स टू 1 फैटी एसिड, दिस इज 1 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है सर। डाइग्लिसराइड सर 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है सर। ट्राइग्लिसराइड सर 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। तो अब ये चीजें आती हैं जी, इस फॉर्मेट में भी पूछेगा आपसे मोनो डाई ट्राई क्या मतलब है। मोनो 1 फैटी एसिड, डाई 2 फैटी एसिड, ट्राई 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, ट्राइग्लिसराइड। जनरली जो फैट होते हैं ना, जनरली वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि पूछी गई स्टेटमेंट है। जनरली, नोट डाल के लिख देता हूं यहां पे, जनरली फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड। जनरली फैट क्या मिलेगा भैया आपको, वो ट्राइग्लिसराइड मिलेगा। सर ऐसा क्यों सर, है ना। आपने अभी तो डाई भी बताया है ना, आपने तो डाइग्लिसराइड भी बताया, आपने मोनोग्लिसराइड भी बताया। भाई इस केस में ना जो एग्जिस्टेंस बहुत कम है, मैक्सिमम फैट आपको यही मिलेगा, मैक्सिमम फैट आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल, या मोर प्रिसाइजली बायो माइक्रोमोलिक्यूल 1000 डाल्टन से नीचे, बट मैक्रो सीधा कहा गया 10,000 से ऊपर, बीच वाला था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना। तो इसीलिए फैट भी जो मैक्सिमम फैट एग्जिस्ट करता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में मिलेगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, फैट्स आर एसेंशियली, ऑप्शन नंबर 1 वाज मोनोग्लिसराइड, देन डाइग्लिसराइड, तीसरा ऑप्शन ट्राइग्लिसराइड, फोर्थ ऑप्शन समथिंग एल्स, आंसर क्या था ट्राइग्लिसराइड। तो फैट्स आर एसेंशियली नथिंग बट व्हाट, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि मैक्सिमम फैट आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही एग्जिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सर देखो, अब हम अपना पेप्टाइड ये एस्टर बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं रॉ मटेरियल, देखो हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या होगा सर, 3 फैटी एसिड चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए। हमें ग्लिसरॉल का भी अब स्ट्रक्चर पता है, फैटी एसिड का भी जनरल फॉर्मूला पता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, अगर ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो देखो कैसा होगा सर। मेरे को चाहिए सर 3 फैटी एसिड, फटाफट बना लो। दिस इज आर सी डबल बॉन्ड OH, भाई ये तो होता है फैटी एसिड। दूसरा बना लो सर, आर सी डबल बॉन्ड OH।
तीसरा बना लो सर, दिस इज आर सी डबल बॉन्ड OH, है ना। एक R ग्रुप है जो किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है, जनरल फॉर्मूला हो गया फैटी एसिड का, 3 फैटी एसिड आ गया आपके सामने। आपको क्या बनाना है साथ में, ग्लिसरॉल बनाना है सर। आपने देखा था 3 कार्बन का अल्कोहल होता है ना, प्लस प्लस प्लस, देखो दिस इज, अच्छा जनरली क्या होता है, CH2OH ऐसे लिखा जाएगा, CHOH भी ऐसे लिखा जाएगा, CHOH भी ऐसे लिखा जाएगा। मैं ये OH अगर इधर भी लगा दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर, तब भी वो कार्बन के साथ ही शेयर कर रहा था अपनी वैलेंसी, और इधर कर दोगे तब भी कार्बन के साथ ही शेयर करेगा। हाँ, बॉन्ड बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल को, ध्यान से देखना, दिस इज CH2, इधर लिख दिया मैंने OH, दिस इज CH, दिस साइड वी हैव OH, दिस इज CH2 एंड अगेन दिस साइड विल बी हैविंग OH। अब जिस बच्चे ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था कार्ब्स में, जिसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड में, अब उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को पहली स्लाइड में बता चुका हूँ क्या, कि सर जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स कभी भी क्या नहीं होंगे सर, लिपिड्स कभी भी पॉलीमर नहीं होंगे। किसके बनेंगे, असेंबली ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से बनेगा। असेंबली ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू सर, डिहाइड्रेशन के थ्रू। अब लिख दिया ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हमने लिख लिए सर हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के केस में विल से ठीक है जी। तो अब वही असेंबली करनी है हमें, और वो असेंबली करनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा सर, है ना। निकाल दो सर, ये H2O निकाल लो सर, दिस इज H2, दिस इज H2, दिस इज H2। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर आपने हाइड्रोजन यहां से क्यों नहीं लिया, हाइड्रोक्सिल यहां से क्यों नहीं लिया, है ना। जैसे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में तो हमने कर दिया था ऐसा, लेकिन याद करो पेप्टाइड बॉन्ड में भी हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया था, और दूसरे वाले अमाइनो एसिड से फिर क्या उठाया था हमने, H उठाया था। तो इस केस में याद रखना है, अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है, सुन लो एक बारी, अगर डिहाइड्रेशन करना है और दोनों तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, इट्स टोटली अप टू यू। आप यहां से OH लेके डिहाइड्रेशन करो, आप यहां से OH लेके डिहाइड्रेशन करो, कोई नहीं रोकने वाला। हाँ, लेकिन सर कंडीशन क्या आ गई सर, कंडीशन आ गई, एक तरफ आ गया ये भैया, ये आ गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ नॉर्मल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब डिहाइड्रेशन करना है तो सर ये ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है ना, तो ये बोलेगा भाई मेरा ले जाओ OH पूरा, ये ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप है कंपैरेटिव टू OH, और रिएक्शन होनी है तो ये अपने चलाएगा सर, वहां पे बोलेगा मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ज्यादा पोर्शन मेरा पार्टिसिपेट होगा। तो याद रखना है। अब कॉन्सेप्चुअली देखो भाई, कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो जब भी रिएक्शन होगी ये अपना पूरा हाइड्रोक्सिल डोनेट करेगा, वो तो दूसरा बच गया वहां से हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर कभी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करनी है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाए तो हमेशा OH उसी से लेना है। हाँ, दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ही है तो कहीं से भी ले लो, अब तो चलेगा फिर, ठीक है। तो ये याद रखो, तो ये यूज कर लेना अपना ग्लाइकोसिडिक में भी और किस में, पेप्टाइड में भी। ध्यान से देखोगे कुछ इसी तरीके से किया हमने, ठीक है सर। निकल गया यहां से हाइड्रोक्सिल निकल गया, आगे क्या करेंगे हम, आगे सर क्या करना है, इनमें बॉन्ड बना दो बस। तो देखो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2, दिस इज CH ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O सर R, देन दिस इज CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, दिस इज ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O एंड लास्ट में विल से अगेन R। देखना जी, ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया आपके पास ट्राइग्लिसराइड। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्राइग्लिसराइड सर, ये है सर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है जी। तो ऐसा स्ट्रक्चर नीट का क्वेश्चन है डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है ट्राइग्लिसराइड का सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ये 4 स्ट्रक्चर दे दिए थे और उनमें से बताया, बताओ सही कौन सा। किसी में ये ऑक्सीजन खा गए, है ना, किसी में यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज में गड़बड़ कर दिया, तो इस तरीके से एक ही स्ट्रक्चर ऐसा दिया था जो अप्रोप्रिएट था, है ना। कभी कार्ब CH2 लगा दे यहाँ पे, कभी ऑक्सीजन खा गई, कभी और कुछ चेंज कर दिया उसमें, है ना, बॉन्डिंग वगैरह चेंज की, ऑक्सीजन लगाए नहीं एक ऑप्शन में,
तो याद रखना ये ट्राइग्लिसराइड होगा। अगेन रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली देखो। जनरल फॉर्मूला फैटी एसिड का ये होगा, ग्लिसरॉल का आप जानते हो, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करानी है, वाटर रिमूव होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH जाएगा, अदर साइड से सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, और दोनों को जब आप बॉन्ड बना के लिखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यस नो? यस सर, यस सर। देखो फटाफट, तो क्या होना था इसमें सर, ये मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी, ट्राइग्लिसराइड मतलब बहुत जरूरी है। मोनो मतलब सर 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड सर, डाई मतलब सर 2 फैटी एसिड, ट्राई मतलब सर 3 फैटी एसिड। ओके, स्ट्रक्चर इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऐसा बन गया सर, हमने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है हर जगह पे, तो -H2 सर, -H2 सर, -H2। बेसिकली 3 चीज ना लिख के आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। अगर बनाने में कंफ्यूजन है ना सर, डायरेक्टली आप ऐसा लिखो ना, ये लो सर, क्या हो जाएगा, माइनस कर दो H2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 जाने हैं, आपको पता ही, यहाँ से मैंने सिर्फ शो किया आपको कि क्या होगा, यहाँ से H2O माइनस होगा। ये आई होप ट्राइग्लिसराइड यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। ये हो गया भैया फाइनली हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, अच्छा ये भी याद रखना, ये फैट वाली चीज की, फैट्स जो होते हैं जनरली या टिपिकली, फैट्स आर नथिंग बट व्हाट, फैट्स आर नथिंग बट व्हाट, ट्राइग्लिसराइड। ये क्वेश्चंस है, हाईलाइटेड पार्ट सारा क्वेश्चन है जी। ओके, नेक्स्ट वेक्स। वेक्स क्या होगा सर, सिंपल डेफिनेशन पता आपको, इसमें क्या होगा, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट हायर देन, बोल दो, हायर देन व्हाट, ग्लिसरॉल। सर ग्लिसरॉल से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का कोई अल्कोहल होगा चलेगा, क्या बना देगा, एस्टर बॉन्ड के साथ, वो जब भी एस्टर बॉन्ड से फैट के साथ जुड़ेगा क्या बना देगा, वेक्स बना देगा सर। ओके सर, कोई रोल वेक्स का, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें, इन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। कैसे सर, कैसे प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैसे करेगा, देखो ये क्या बनाएगा, फॉर्म्स वाटर इनसॉल्युबल कवरिंग्स। क्या बना देगा सर, फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग्स। ठीक है, कहीं भी देख लो, जहां वैक्स होगा वहां सरफेस स्लिपरी होगा, स्लिपरी होने से वाटर भी नहीं रुकेगा वहां पे। जनरली आप देखो ना, प्लांट्स देखो ना, प्लांट की लीफ देखो, प्लांट की स्टेम भी देख लो, वो स्लिपरी तो होती है, ब्रांचेस देख लो, तो लीफ हो गया, इवन फ्रूट्स के ऊपर देखो ना, फ्रूट्स के ऊपर को रफ नहीं दिखेगा जनरली आपको। एप्पल देखा होगा, लगता है ऊपर से, या सुनो स्लिपरी लगता है ना, तो वैक्स की कोटिंग है, नेचुरल वैक्स की, सिंथेटिक वैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिंथेटिक वैक्स लगा के ही बेचते हैं। ठीक है, तो नेचुरल वैक्स की कोटिंग होती है, स्लिपरी रहता है। स्लिपरी रहने के कितने सारे फायदे हैं सर, इंसेक्ट आ गया नहीं रुकेगा, पानी आ गया सर, एक्सेस पानी, पानी में चीज, पानी ऊपर रहेगा तो खराब कर देगा ना, फ्रूट को, लीफ को भी खराब कर देगा, या सुनो, तो पानी तो अर्थ से लेंगे, वो डायरेक्टली कोई लीफ पे पड़ने वाला पानी थोड़ा ना यूज हो रहा है, यस और नो। तो भैया इस हिसाब से देखें तो वैक्स का प्रोटेक्शन में ठीक ठाक रोल होता है। एनिमल्स में देखो, एनिमल फर देखा होगा कभी आपने, उनके फर हमेशा आपको स्मूथ एंड सिल्की मिलेंगे, यस और नो। सर वो ऑयलिंग वगैरह तो करते नहीं है, फिर उनके जो फर होते हैं वो कैसे स्मूथ रहते हैं, अगेन वैक्स रहता है वहाँ पे, वैक्स की कोटिंग रहती है वहाँ पे, ताकि अगर कोई इंसेक्ट विंसेक्ट फंस जाए, अगर मान लो वही फर ड्राई होता तो वो निकालना मुश्किल हो जाता। मेरे हिसाब से रिलेटेबल है एग्जाम्पल, अपने पेट्स वगैरह के जब हम क्लीनिंग करते हैं तो अगर कोई इंसेक्ट है और उसको निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा परेशानी नहीं है ना सर, फर है स्मूथ से थे, उसको किया कॉम से धीरे धीरे बाहर ले आए, यस। और वही ड्राई होता, फंसा रहता, सारे के सारे फर आपस में क्या रहते, उलझे रहते, तो निकालना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, हमारी बॉडी में वैक्स है, ईयर वैक्स है, सुना होगा, सेरुमेन बोलते हैं जिसे, यस और नो, ईयर वैक्स। उसका रोल क्या है, डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्या करता है, वो वहीं पे ट्रैप कर लेगा, ईयर ड्रम को मॉइस्ट करके रखता है अगेन। ठीक है जी, तो वैक्स का रोल है
वेक्स का रोल किसमें है, प्रोटेक्शन में रोल है। तो ये क्या बना देता है, कैसे काम करेगा, बाय फॉर्मिंग वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग। कहाँ कहाँ कर सकता है ये भी लिख लो सर, लाइक एग्जाम्पल our skin, or you can say that in our skin in animals, or you can say that our leaf, fruits, stem, etc. in plants। कुछ स्पेसिफिकली मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल कि वेक्स में कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एग्जाम्पल्स देखें हम, तो एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इसमें, फर्स्ट वन इज द बी वेक्स। अब इसके सर कंपोजिशन देखने, किसका बना होगा सर, ये बना होगा पाल्मिटिक एसिड प्लस व्हाट, मैरिसिल अल्कोहल। अब इतना आपको आइडिया लग गया होगा सर, ये जो अल्कोहल है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा होने वाला है, और अगर सर इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा होगा तो कार्बन नंबर भी कुछ ज्यादा ही होंगे, 30 कार्बन होते हैं इसमें, 30 कार्बन का अल्कोहल है मैरिसिल अल्कोहल। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी के बेसिस पे, इसी के ये पूछा गया सवाल है जी क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड और मैरिसिल अल्कोहल होता है, इसी के बेसिस पे स्कोर क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बी वैक्स, इधर लिख लो, ऑल्सो नोन एज दिस इज हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट। हाँ जी, क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं सर हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट। मैरिसिल अल्कोहल होगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा सर, पाल्मिटिक एसिड के साथ बनाएगा। ठीक है, ओके सर। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 इज सेरुमेन। हाँ जी, ये हमारे ईयर वैक्स का नाम है जी सेरुमेन, तो दिस इज नोन एज, मैं इतना ही लिख रहा हूं, नोन एज ईयर वैक्स। काम मैंने बता दिया था, ईयर ड्रम को ये स्लिपरी रखेगा, कोटेड रखेगा, उसे ड्राई नहीं होने देगा, और दूसरी चीज डस्ट वगैरह को ट्रैप कर लेगा ये। ओके, नंबर 3 सर लैनोलिन। लैनोलिन, ये लैनोलिन क्या होता है, ये है जी एनिमल फर वैक्स, दिस इज नोन एज एनिमल फर वैक्स। एनिमल फर वैक्स होता है। एक दो बुक्स में इसकी कंपोजिशन भी दे रखी है, वो भी देख लो, किसका बनाया है सर, दिस लैनोलिन कंसिस्ट ऑफ सर, यू कैन से ओलिक एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। ओलिक एसिड होगा और साथ में इसके क्या होगा सर, कोलेस्ट्रॉल होगा। ये देखो, है ना, अभी इतना ट्रेंडी है नहीं इसकी कंपोजिशन, लेकिन सवाल लगाओगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखो लैनोलिन, ओलिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। पाल्मिटिक एसिड होता है इसमें, मैरिसिल अल्कोहल होगा। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी वैक्स। सो देखो क्या कुछ पढ़ चुके हैं हम सर, हमने फैट्स पढ़ लिया, फैट्स में हमने देख लिया है कि नेचुरल फैट क्या होगा, क्या उसकी कंपोजिशन है, वो मोनो भी हो सकता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्टेंस किसकी होती है सर, ट्राइग्लिसराइड की होती है। इसीलिए कई बार हम फैट्स को बोल भी देते हैं कि फैट्स आर टिपिकली ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का तो इवन हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं सर, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हमने ट्राइग्लिसराइड का, जहां डिहाइड्रेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH गया और ग्लिसरॉल से H गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, एस्टर बॉन्ड बना और ट्राइग्लिसराइड बना। वैक्स इधर आ गए, वैक्स में अल्कोहल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा होगा। 3 एग्जाम्पल लिख दिए। बी वैक्स का पूछा गया सवाल है, याद रखो। लैनोलिन कॉमन चीज इसलिए बता दिए, एनिमल के फर में प्रेजेंट होगा। सेरुमेन भी कॉमन है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं उसे। ठीक है जी, तो वैक्स के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हैं, फटाफट देख लो एक बारी। क्या होगा सर, एक तो प्रोटेक्शन में रोल है, ये मॉलिक्यूलर वेट जिसका हायर होगा देन ग्लिसरॉल से, ऐसी इसमें अल्कोहल होगी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बी वैक्स, ये कॉमन, ईयर वैक्स, लैनोलिन भी बहुत कॉमन, एनिमल फर वैक्स हो गया। तो एक बार इतना पढ़ लेना है। ये सवाल पूछा गया है कौन सा एसिड होता है जी, किसके साथ कंबाइन करता है। और फाइनली क्या था, फाइनली है सर हमारे पास ये लैनोलिन। लैनोलिन की कंपोजिशन और देख लो, ओलिक एसिड होगा, किसके साथ होगा सर, कोलेस्ट्रॉल के साथ होगा। ओके, चलिए स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
कॉन्जुगेट लिपिड्स, ग्रेट। कॉन्जुगेट लिपिड में हमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। कॉन्जुगेट लिपिड में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक फॉस्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड अपना क्लासिफिकेशन में पूरा हो गया, अब कवर करेंगे कॉन्जुगेट में फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसमें, क्या, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। हाँ जी सर, क्या होगा सर फॉस्फोलिपिड? देखो फॉर्मूला देखो सर, 2 फैटी एसिड होना है सर, 1 ग्लिसरॉल होना है सर, फिर फॉस्फेट होना है सर, और सर फॉस्फेट के साथ कोई ना कोई अल्कोहल होना है यहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल अभी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। ये यहाँ पे कौन सी अल्कोहल होगी सर? कोलिन अल्कोहल होगी। ठीक है, आपसे कोई पूछे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट के साथ कौन सी अल्कोहल कंबाइन होगी? कोलिन अल्कोहल कंबाइन होगी। बस इनका अभी स्ट्रक्चर लेके आपस में इनकी सिंथेसिस करा देते हैं डिहाइड्रेशन करवा के, और फिर क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। फटाफट देखो, 2 फैटी एसिड चाहिए सर, तो 2 फैटी एसिड चाहिए सर, आप ऐसे बना लो, दिस इज OH, दिस इज R, C डबल बॉन्ड O, OH। चलेगा सर? बिल्कुल। सर ग्लिसरॉल बना दो। ग्लिसरॉल मैंने पिछले वाले केस में बनाया था सर, ग्लिसरॉल आप CH2OH इधर लिख के बनाओ सर, है ना। ऐसा लिखने में किसी को कोई परेशानी तो है नहीं भैया, इसी का हाइड्रोक्सिल है, आप दाएं लिखो बाएं लिखो, क्या ही फर्क पड़ना है सर? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन सर CH2, नॉट CH2, दिस इज CH ओनली, इसका OH इधर लिखो। सर क्या मैं तीसरे वाले का OH राइट में लिख लूँ? लिख लो भैया, आप तीसरे वाले का राइट में लिख लो। अभी भी शेयरिंग तो कार्बन के साथ ही है ना उसकी, तो कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है सर, फॉस्फेट लिखो फिर, इसके साथ हम फॉस्फेट H3PO4 होता है जी, ये उसका स्ट्रक्चर OH OH OH, इसे याद कर लो क्योंकि अगले टॉपिक में भी बार बार हमें फॉस्फेट ऐड करना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा अगले टॉपिक में तो बॉन्ड बनाने में। ठीक है सर, मतलब न्यूक्लिक एसिड में। और उसके बाद सर, उसके बाद अल्कोहल आनी है, कोलिन बता दिया, कोलिन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अल्कोहल है तो OH CH2 सर, दिस इज नाइट्रोजन, नंबर 1 CH3, नंबर 2 CH3, थोड़ा ऊपर हो गया, दोबारा लिखो, देखो दिस इज 3 मिथाइल ग्रुप होंगे इसके पास, 1 2 एंड सर 3, और वैलेंसी 3 होनी चाहिए थी सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया एक, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा सर? नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। हाँ जी, ये रॉ मटेरियल बना दिया हमने फॉस्फोलिपिड की, जो रिक्वायरमेंट थी उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी हमने वो रॉ मटेरियल बना दिया। फैटी एसिड बनाया, ग्लिसरॉल बनाया, फॉस्फेट बनाया, और उसमें अल्कोहल बना दीजिए कोलिन। ये है जी कोलिन अल्कोहल, दिस इज दी कोलिन अल्कोहल यहाँ पे। ठीक है, इतना, ये बल्कि OH तक ले जाओ इसको, कभी तो सर OH किसके अंडर आएगा? ये इतना कोलिन है, तो याद होना चाहिए आपको। नया नाम है आपके लिए, तो इसलिए मैंने शो कर दिया अल्कोहल कोलिन का कितना स्ट्रक्चर। फॉस्फेट आप जान जाओगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सर करना जरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब आप लोग बताओ, अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नॉर्मल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करनी है, तो मैं किसका OH लेने वाला हूँ? सर डोमिनेंट ग्रुप का लोगे। डोमिनेंट ग्रुप कौन से इस केस में? सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ले लो ना भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकालो और यहाँ से H निकालो, हो गया सर डिहाइड्रेशन, हो गया सर डिहाइड्रेशन। अब सर यहाँ भी डिहाइड्रेशन, हाँ जी बिल्कुल, बल्कि आई वुड से ये जितना भी प्लस है ना, इसको अलग कलर में रख लो ताकि आपके लिए और इजी हो जाए समझना कि हाँ सर ये इसके अलग अलग ना, अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से अटैच हो रखे हैं। ये लो, चारों कंपोनेंट मिल गए। अब करवा दो डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के टाइम पे सर हम ये कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ से गया H2, यहाँ से गया H2, सर दोनों तरफ OH है, कहीं से भी ले लो, आप ऐसे कर लो, ये गया। सर दोनों तरफ OH है, कहीं से भी ले लो, सर ऐसे कर लो, ये गया। अब लिख दो सर, क्या कर दो, फाइनली ये हर जगह से जितना वाटर निकला उसे रिमूव करो और स्ट्रक्चर बना दो फटाफट। देखो जी, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, मैच कर लेना एक बार, ऊपर वाला सही है नहीं है उसके अकॉर्डिंग। देखो क्या बनेगा सर, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2, दिस इज CH, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, सर जगह कम रह गई सर,
दिस इज CH, दिस इज ऑक्सीजन, देन कार्बन, डबल बॉन्ड O सर, अगेन R, लास्ट वाला इज CH2 सर, ऑक्सीजन, फोस्फेट। अब फोस्फेट के साथ कंबाइन होने के बाद उसका डबल बॉन्ड लगाओ, नीचे OH लगाओ सर, इधर से फिर से सिर्फ O बचा, देन सर CH2 सर, CH2, देन वही नाइट्रोजन जिसकी 3 मिथाइल ग्रुप से वैलेंसी फुलफिल करनी है सर, एक एक्स्ट्रा हो गई सर, एक्स्ट्रा हो गई तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये देखो बच्चों लोग स्ट्रक्चर है फोस्फोलिपिड का आपके सामने, ये वही फोस्फोलिपिड है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना, ऐसे सा बना देते हैं सर, सेल मेम्ब्रेन में तो ऐसा फोस्फोलिपिड बनाते हैं। अब ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकली आपको फोस्फोलिपिड जब बनाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर पूछा गया है नीट में, ऐसे 4 स्ट्रक्चर बना दिए थे और फिर पूछा कि बताइए जी करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा इनमें से फोस्फोलिपिड का। अगेन रट नहीं पाओगे, आपको पता होना चाहिए वही बिल्कुल बारीकी से, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा तब काम चलेगा, ग्लिसरॉल का पता होगा तब काम चलेगा। कोलिन नया था, मैंने बता दिया ये कोलिन है। यहाँ पे फॉस्फेट बार बार यूज करेंगे, H3PO4 होता है फॉस्फेट, है ना। अगर लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो, जैसे H3PO4 को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है जी, यस नो। अब सर इसमें 2 चीज़ें पढ़ते हैं हम तो, आपने जो कोने में स्ट्रक्चर बनाया उसमें तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सर वाटर सोल्यूबल पार्ट हाइड्रोफिलिक, एक होता है सर हाइड्रोफोबिक पोर्शन, मतलब एक पोलर हेड नॉन पोलर टेल, कुछ ऐसा ही तो बताते हैं। देखना जरा इस केस में क्या क्या होगा। इस केस में जो ये वाला पोर्शन है ना फैटी एसिड का, आपको पता ही है वैसे भी फैटी एसिड तो वाटर इनसॉल्युबल है ना, तो ये क्या हो गया सर, ये वाला पोर्शन जो हो गया ये हो गया नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर टेल। और सर ये आगे वाला जो पोर्शन हो गया ना सर, ये आगे वाला पोर्शन जितना भी हो गया ये क्या हो गया सर, ये हो गया सर पोलर हेड। हाँ जी क्लियर है। तो ऊपर वाला ये पहले वाला फैटी एसिड वाला पोर्शन नॉन पोलर टेल हो गया, जिसमें कि ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। और जो पोलर हेड होता है, ये पोलर हेड होता है, दिस इज द पोलर हेड, तो ये अपना पूरा इतना पोर्शन हो गया। आई होप इट इज क्लियर। मतलब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, दूसरी भी टर्म लिख लो, ये हो गया सर हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया सर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, यस नो। तो क्लियर होना चाहिए जी, रटने वाली कोई गुंजाइश है नहीं स्ट्रक्चर में, याद रहेगा भी नहीं। और वन मोर थिंग, ऐसे क्लियर नहीं होगा कि सर ने बना दिया हमारे समझ में आ गया हो गया, बना के देखोगे खुद 2, 3, 4 बार इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी कहीं ना कहीं ये अच्छे से दिमाग में बैठेगा, फिर भूल जाओगे। अब सुन रहे हो तब तक समझ में आ रही है चीज़ें, कुछ दिन बाद कुछ और सुनोगे तब तक ये निकल जाएगा। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेनी है स्ट्रक्चर्स में। तो हमेशा स्ट्रक्चर को जब भी मौका मिले ना स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ फिर वो बॉन्ड लिखना, नहीं, अभी लाओ ना कॉपी पेन निकालो, बना के देखो फटाफट उसे, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड हो सर, ये फोस्फोलिपिड हो, इससे पहले अमाइनो एसिड्स में बहुत सारे R ग्रुप पढ़े हमने, वो वाले चीज़ें हो वो सब बनाना है। उससे पहले ग्लूकोज में हमने ग्लूकोज देखा, मतलब कार्ब्स में हमने ग्लूकोज देखा, राइबोज देखा, फ्रक्टोज देखा, बना के देखो स्ट्रक्चर्स को। आगे भी वेट कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड भी वेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए जी, कॉन्जुगेट लिपिड भी पूरा हो गया, कॉन्जुगेट लिपिड पूरा। अगले पार्ट पे मूव करते हैं, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास डराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। ये कंपोजिशन ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड अल्कोहल, और हुआ क्या है सर, डिहाइड्रेशन। वो डिहाइड्रेशन वाला पार्ट मैंने सबसे पहले लिखा था कि लिपिड्स कभी भी पॉलीमर नहीं होते, रादर दे आर फाउंड बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, असेंबली ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सर स्मॉल मॉलिक्यूल, सर स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में असेंबल्ड हो रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तभी तो हमने बोला ना कि इनमें डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और आपस में असेंबल्ड हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये नॉन पोलर कौन सा है सर, और ये इधर पोलर वाला रीजन ये कौन सा है सर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट आर सर स्टेरॉइड्स। सब जानते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, तो सबने सुना होगा कभी ना कभी स्टेरॉइड्स। ओके, तो इतना पता चल गया आप लोगों को आज कि स्टेरॉइड क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड होता है। बस सर इतना ही नहीं। डेराइव्ड लिपिड मतलब लिपिड्स के डेरिवेटिव हैं। अब सर डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से सुनो, एक बार डेफिनेशन में देख लो। स्टेरॉइड्स में विल से दे डू नॉट हैव एनी फैटी एसिड। इनके पास कोई भी फैटी एसिड नहीं होता। ओके, इनके पास कोई भी फैटी एसिड नहीं होता, बट स्टिल आर कंसिडर्ड एज लिपिड। कंसिडर्ड अंडर डेराइव्ड लिपिड्स, है ना भाई। फैट लिपिड में तो डेफिनेशन में सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे पहली चीज फैटी एसिड आता है सर। यस नो, बिना फैटी एसिड के तो लिपिड का जिक्र ही नहीं होता, लेकिन स्टेरॉइड्स में नहीं है, कोई फैटी एसिड नहीं है, फिर भी ये डेराइव्ड लिपिड के अंदर है। व्हाई? बिकॉज एज दे हैव सम लिपिड लाइक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दिस इज हाइड्रोफोबिक नेचर। दिस इज हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, तो एज सच ये फैटी एसिड नहीं होता इनके अंदर, तो लिपिड से कोई इनका रिलेशन होना नहीं चाहिए, बट इनके पास लिपिड जैसी प्रॉपर्टी है, और वो कौन सी है? वो है इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिक नेचर। उसके बेसिस पे इनको कहाँ डाल दिया हमने? डेराइव्ड लिपिड्स में डाल दिया। ठीक है सर, तो जब कोई भी फैटी एसिड नहीं है तो अनब्रांच चेन भी नहीं होगा, है ना। तो यू कैन से अगेन, डू नॉट हैव एनी अनब्रांच्ड चेन, do not have any unbranched chain of fatty acid। इनके पास फैटी एसिड की कोई अनब्रांच्ड चेन नहीं होगी। फिर होगा क्या सर? ऑफ फैटी एसिड rather have what? rather have a system of 4 फ्यूज्ड रिंग्स। इनके पास एक रिंग सिस्टम होता है जिसमें 4 रिंग्स होती हैं और चारों रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती है ना। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही क्लियर है, फैटी एसिड नहीं तो कोई अनब्रांच चेन नहीं होने वाली सर। अनब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड, अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन नहीं होगी सर। ठीक है, तो होगा क्या सर? इनके पास सर होगा फिर एक रिंग सिस्टम होगा, हैव अ सिस्टम किसका? 4 फ्यूज्ड रिंग्स का। बना देता हूं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। स्टेरॉइड्स में जो एग्जाम्पल आएगा दैट इज कोलेस्ट्रॉल। एग्जाम्पल आ जाएगा सर यहां पे कोलेस्टेरॉल। क्या है कोलेस्ट्रॉल? एक स्टीरोल है। ठीक है, बनाओ सर। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बता दो हमें। सो देखो, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं। दिस इज रिंग नंबर 1 सर, रिंग नंबर 2 सर, रिंग नंबर 3 सर, रिंग नंबर 4 सर। यहां से सर एक एलिफेटिक चेन स्टार्ट होगी लाइक दिस, और यहां एंड में आ जाएंगे सर 2 CH3। हाँ जी, बस कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना। एनसीईआरटी ने तो हालांकि नंबरिंग नहीं की है, हम नंबरिंग और कर लेते हैं, और याद करना है ये। अगेन स्ट्रक्चर है, बना के देखना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। इसमें एक तो सर यहाँ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके सर। एक मिथाइल ग्रुप सर यहाँ ऐड कर दो आप, 1 मिथाइल। सर अलग कलर से कर दो सर, थोड़ा तो कलर ऐड कर दो सर, कितने सारे कलर हैं यहाँ पे।
एक मिथाइल ग्रुप बच्चे लोग यहाँ भी लगा दो। अच्छा सर एक मिथाइल ग्रुप फिर यहाँ भी लगा हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर, नंबरिंग कर रहा हूँ। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 कार्बन, 8th कार्बन, 9 एंड 10। 10 के बाद हमारी गाड़ी पहुँचेगी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यस और नो। और 17 से याद रखो एलिफेटिक चेन स्टार्ट होगी, है ना। तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी ये नंबरिंग ऐसे बनेगी। कभी सोचो हाँ ये सर सीधे सीधे ही तो गए, इधर से इधर, इधर उधर इधर, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं आपसे। 3-4 बार बना के देखोगे तब जाके नंबरिंग सेट होगी। और उसके बाद 17 के बाद 18 वाला यहाँ है सर, 18 वाला यहाँ है सर, 19 वाला यहाँ है सर, ये 20 वाला यहाँ है सर, गेटिंग। और उसके बाद देखो फिर 21, 2, 23 सर, 4 सर, 5 सर, 6 सर, और ये हो जाएगा सर 7। कुछ इस तरीके से कार्बन की नंबरिंग होती है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में नंबरिंग नहीं दे रखी, लेकिन यहां से मोटे तौर पे आपको क्या पता चल गया, कितना कार्बन होता है, कितना कार्बन होगा कोलेस्ट्रॉल में, C27, कार्बन 27 होगा इस केस में, ठीक है। और कुछ रह गया सर, और कुछ क्या रह गया, बस ये देख लेना 2-3 चीजें याद रखने के लिए, स्ट्रक्चर याद रखने के लिए, कि सर 17th कार्बन से होगा एलिफेटिक चेन स्टार्ट, ओके। और 4 रिंग होंगी, 1st, 2nd, 3rd रिंग 6 मेंबर्ड है, 4th रिंग 5 मेंबर्ड है सर, 1, 2, 3, 4, 5, यस और नो। और 10th और 13th कार्बन पे दोनों पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, उधर था 20th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। वैसे कोई पूछेगा नहीं इतना, हाँ स्ट्रक्चर जरूर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस चैप्टर से फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। इनको अभी तक नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो पूछने की संभावना पूरी है। स्ट्रक्चर इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। अच्छा इस बेसिस पे इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। आप लोग एक बार ये हाइड्रोजन वगैरह काउंट कर लेना, है ना। 11th वाले बच्चे, ये कार्बन सर आप बोलोगे सर कार्बन पे तो 2 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए था, आपने 2 ही पूरी की। भैया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हैं, दिखाए नहीं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 3 पूरी, एक और हाइड्रोजन आएगा। तो इस हिसाब से जब इसके हम सारे हाइड्रोजन वगैरह लगा के देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो इसका फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला कोलेस्ट्रॉल का, वो बन के आएगा सर, दिस इज, कार्बन तो काउंट कर लिया ना, 27 है, C27H46O, ऑक्सीजन एक ये पूरे स्ट्रक्चर में, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला C27H46O। देखो जरा ध्यान से, अगेन इनमें सर कोई फैटी एसिड नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर भी कंसिडर किया जाता है डेराइव्ड लिपिड। व्हाई? बिकॉज दे हैव सम लिपिड लाइक प्रॉपर्टी सर। कौन सी प्रॉपर्टी सर? इनका नेचर हो जाता है ये हाइड्रोफोबिक, वाटर इनसॉल्युबल नेचर हो जाता है। सर फैटी एसिड नहीं होगा तो अनब्रांच चेन भी नहीं होगी, नो अनब्रांच चेन। होगा क्या? एक 4 फ्यूज्ड रिंग्स का ना एक सिस्टम होगा सर, ठीक है। बना दिया सर 4 रिंग से, चारों फ्यूज्ड हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। नंबरिंग करने के बाद इसका सर जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो ऐसे आएगा, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। और फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स में बेसिकली मैं किसके देखूंगा? फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ही देखने हैं मेरे को। तो मेरे लिए तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी सर? हेडिंग हो जाएगी फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सर कोलेस्ट्रॉल का भी कुछ काम है, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग तो सुनते ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सा ही आता है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल से बीमारी हो गई। भैया वो सब क्या है? जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी, बट परेशानी क्या है? रिक्वायर्ड सर इतने की है, होता इतना है अंदर, तो फिर वो हमारे इमोशंस नेगेटिव ही होंगे ना हमेशा कोलेस्ट्रॉल सुन के। कितना इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में, देखो जरा। नंबर वन इज इट इज precursor of most of the steroid hormones,
भाई मोस्ट ऑफ दी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर है सर, ये स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का है ना, मैक्सिमम स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर यही है। जैसे कि सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, कुछ एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ज्यादातर स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर कौन मिलेगा आपको? कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। नंबर 2 इज इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पढ़ते हैं ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा ये मेम्ब्रेन पे, ठीक है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। नंबर 3, तो मतलब सेल की मेम्ब्रेन ही इंटैक्ट नहीं होगी अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो। अब देख लो इंपॉर्टेंट है या नहीं है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट परेशानी इतनी है कि हमें रिक्वायरमेंट कम की होती है, लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, बाय डिफॉल्ट इसका नंबर क्या हो जाता है ज़्यादा, इसका अमाउंट क्या हो जाता है बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 3, ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। सर बाइल सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, बाइल वगैरह पता होगा आपको, है ना, फैट के डाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व होता है, फैट का मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। अभी तो हटा दिया डाइजेशन चैप्टर, लेकिन जो 11th के बच्चे हैं 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, इमल्सिफिकेशन, बाइल इन्वॉल्व होता है, और बाइल में पिगमेंट और सोल्ट दोनों चीज़ें होती है, सोल्ट के फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होगा। नंबर 4 इज सर, इवन इट फॉर्म्स विटामिन डी, कब? ऑन एक्सपोजर टू सर सनलाइट। अगर भैया सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो कोलेस्ट्रॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। डजंट मीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया पहले और फिर धूप में जाके खड़े हो गए कि हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बर्न हो रहा है, मेरे अंदर विटामिन डी ही बन रहा है, मेरे जॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अरे विटामिन ये मिनरल्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है इनकी हमें, है ना, तो कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है। कोलेस्ट्रॉल ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन डी में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत कम सर, वो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत कम विटामिन चाहिए। तो आपने कभी पढ़ा भी होगा धूप में खड़े होने से विटामिन डी मिलती है, तो धूप थोड़ा ना विटामिन डी लेके आ रही है, यूवी रेज है वो तो, यस और नो, वो तो यूवी रेज है, वो तो परेशान करेंगे कहीं ना कहीं हमें, वो फायदा क्या करेंगे। तो धूप कभी भी विटामिन डी नहीं लेके आती। कभी को बोलो धूप में खड़े हो जाओ क्योंकि धूप विटामिन डी लेके आ रही है, नो नो नो, आपकी बॉडी में ही एक चीज है कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर पे वो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में ट्रांसफॉर्म होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा सारा कोलेस्ट्रॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं होगा। व्हाई? विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जी, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। और भी कुछ रह गया इसमें? इतना ही है आई थिंक। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो कोलेस्ट्रॉल होगा ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। नंबर 5 इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अभी याद रख लो बस इतना ही, ठीक है। वो फैट पे क्या होता है, एक मिसल बनता है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, कभी किसी ने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा। एक मिसल बनता है तो उसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों आगे कंबाइन होते हैं फैट मॉलिक्यूल के ऊपर, तब मिसल बनेगा। कोई परेशानी नहीं है, जितना लिखा है बस उतना याद रखो आप, ठीक है। तो फटाफट देखो क्या होगा जी, प्रीकर्सर होगा किसका? स्टीरॉयड हार्मोन्स का। फिर सर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कहाँ सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो सेल की इंटीग्रिटी कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स में इन्वॉल्व होगा सर। विटामिन डी बनाएगा, कब बनाएगा? ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। सनलाइट कभी विटामिन डी लेकर नहीं आ रहा आपके लिए। एंड लास्ट इज दी सर, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। अच्छा, आपसे को यही पूछ ले कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, तो ये भी लिख लो, एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है कि जो एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड इज द
प्रीकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर कौन हो गया सर? कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर हो गया एसिटिक एसिड। ये इसका मैकेनिज्म होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है इसका, लेकिन इतना यहाँ से कभी सवाल आता ही नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेटमेंट दे रखी, इतना ही पूछेगा बस। ठीक है, वो फालतू में ऐसा कंटेंट पढ़ना ही नहीं ना जिसका वेटेज नहीं है, जो पूछा नहीं गया ना। बहुत ज़रूरी है चीज़ें एलिमिनेट करना, जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आई थिंक स्टीरॉयड हमारा कंप्लीट हो गया। स्टीरॉयड के बाद वी आर लेफ्ट विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स लास्ट, राइट? म्यूफा एंड प्यूफा, वो देखते हैं। देखो फटाफट देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होगा सर? प्रोस्टाग्लैंडिन्स में विल से दे आर derived from C20 fatty acids। C20 फैटी एसिड से आते हैं सर। हमने C20 फैटी एसिड का एक नाम पढ़ा था, अरेकिडोनिक एसिड, में वही लिख रहा हूं। दिस इज एग्जाम्पल अरेकिडोनिक एंड अदर रिलेटेड फैटी एसिड एंड अदर रिलेटेड फैटी एसिड। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते क्या हैं? ये सर डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? C20 फैटी एसिड के। एक बार सवाल पूछा गया था प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, और वो सवाल आया था क्लासिफिकेशन चार्ट से। और क्लासिफिकेशन चार्ट में हमने लिखा डायराइव्ड लिपिड के नीचे 3 कैटेगरी, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन, टर्पीन्स। और उन्होंने पूछा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? उन्होंने बोला एक स्टीरॉयड होता है, एक कॉन्जुगेट लिपिड होता है, एक ग्लाइकोलिपिड होता है, और तीसरा लिखा है एक डायराइव्ड लिपिड होता है। तो क्लासिफिकेशन चार्ट से डायरेक्टली ये पूछा था होगा क्या प्रोस्टाग्लैंडिन? डायराइव्ड लिपिड होगा। डिटेल्ड पार्ट में किसके डेरिवेटिव्स हैं सर? ये C20 फैटी एसिड के डेरिवेटिव है। सर कोई काम इनका, रोल इनका, कोई फंक्शन इनका सर कोई? देखो फंक्शंस में यू कैन से नंबर 1, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, है ना? चोट वोट जहां लगती है वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होके वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, तो वहां पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है, पेन होता है, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, नंबर 2 सर ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। यू कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है सर, तो इतना याद रखो बस प्रोस्टाग्लैंडिन में। सर C20 का तो डेरिवेटिव है और इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दे आर रिलीज्ड एट द साइट ऑफ इंजरी, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टर की तरह ये एक्ट करते हैं। ओके, अब टर्पीन भी लिख लो इसमें, यहां तक पहुंचे गए हम, है ना? टर्पीन्स भी लिख लो सर। टर्पीन्स क्या हैं? ये क्या है? दे आर मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, मेड ऑफ सर आइसोप्रीन यूनिट्स। सर आइसोप्रीन यूनिट क्या होते हैं? ये होते हैं भैया C5H8। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल में हमने क्या लिखा था? मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ड्राइटर्पीन, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन। मतलब जब एक आइसोप्रीन यूनिट हो मोनोटर्पीन, 2 हो डाइटर्पीन, 3 हो ट्राइटर्पीन। तो थोड़ा आइडिया हो गया बस सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो टर्पीन लिखा था उसका मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के लिए आप यहां लिख सकते हैं, दिस इज फाइटोल। टेल है ये क्लोरोफिल ए का। व्हाट इज दिस फाइटोल? दिस इज टेल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, इसी में एग्जाम्पल आ जाता है सर। और दिस इज कैम्फर, मेंथोल एटसेट्रा। ना भी याद रखोगे चलेगा जी। ठीक है, यस नो? तो बस टर्पीन में इतना याद रखो, आइसोप्रीन यूनिट होती है
C5H8, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन, कुछ वो होगा एग्जाम्पल वगैरह, इसके इतने जरूरी नहीं है। लास्ट 2 टर्म्स, एक को बोला सर आपने म्यूफा, अदर वन इज प्यूफा। देखो क्या क्या होता है। दिस इज म्यूफा, रेफर्स टू मोनो अनसैचुरेटेड, आगे समझ में आ गया होगा सर, फैटी एसिड। वैसे तो नाम से भी क्लैरिटी आई गई होगी आप लोगों को। मोनो अनसैचुरेटेड मतलब कि अनसैचुरेशन होगा लेकिन एक ही होगा, दैट इज वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा सर कोई एग्जाम्पल? हाँ एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जिंजली ऑयल लिख सकते हो, इसमें आप तिल का तेल होता है जी, ये लिख लो जिंजली ऑयल। एक होता है सर प्यूफा, दिस प्यूफा रेफर्स टू, दिस इज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर नाम से पता चल रहा है मैं पोली रेफर्स टू मैनी, यहां पे क्या होगा, मोर देन वन डबल बॉन्ड या मैनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इस केस में बोलेंगे मैनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ऊपर वाले में एक ही था, यहां होंगे मैनी। ठीक है जी। सर इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ जी इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दिस इज सनफ्लावर ऑयल, और यू कैन से दैट सोयाबीन ऑयल। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्या सिर्फ फुल फॉर्म ही देखनी है? कोई रेलिवेंस भी है? हाँ जी एक रेलिवेंस भी है, प्यूफा का देयर इज ए रेलिवेंस। क्या है सर? सर ये प्यूफा ना, इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है, और अगर इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है कहीं ना कहीं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर देता है। देखो लिपिड्स में भी अच्छे लिपिड्स भी हैं, बुरे लिपिड्स भी हैं। सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट गुड, सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। हाँ अनसैचुरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ना वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अनसैचुरेटेड फैट है और उसमें भी अनसैचुरेशन अच्छा खासा है, तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा? हाँ करेगा सर। तो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है क्या उसको प्यूफा रिकमेंड किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना उसको कुछ मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या हार्ट रिलेटेड कुछ अदर डिजीज होंगी वहाँ पे, है ना। कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो हार्ट पे पड़ता है, हार्ट और उससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स पे। तो उस केस में यू कैन से दैट जिन पेशेंट्स को हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको प्यूफा रिकमेंड किया जाएगा। प्यूफा रिकमेंड किया जाएगा मतलब कि अनसैचुरेशन इसमें अच्छा खासा है, तो उस वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। हाइपरटेंशन वाले लोगों को भी प्यूफा रिकमेंड किया जाता है। तो मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस इज recommended to people having what? Hypertension and other heart related प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो अगेन खुद से नहीं, वो रिकमेंडेड है, वो प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड होंगी चीजें, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आप ना ये वाला ऑयल यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी म्यूफा एंड प्यूफा। देख लो, एक तो इनका डेरिवेटिव है अराकिडोनिक, म्यूफा प्यूफा पता चल गया आप लोगों को। इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड, इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, और रिकमेंडेशन इसका किसको होगा? पीपल हैविंग व्हाट? हाइपरटेंशन एंड अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यस नो? सो बच्चे लोग, दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड। लिपिड के रिगार्डिंग जितना थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें ये है। एक चीज इसमें रह गई है, वो क्या है? वो ट्राइग्लिसराइड का एक पार्ट है ना। देखो जरा, इसमें ट्राइग्लिसराइड ना,
ये ट्राइग्लिसराइड क्या हो सकते हैं? ये दो चीजें हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड सर एक तरफ हो सकते हैं फैट्स, ये एनसीईआरटी में है ये चीज, और दूसरी तरफ हो सकते हैं ऑयल्स। तो यहां लिख लो फैट्स कब होंगे, फैट्स कब बोलेंगे सर? इनका क्या होगा? हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव व्हाट? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट एज सॉलिड वेयर एट RT, RT मतलब रूम टेम्परेचर। इतना हम देख चुके हैं, ठीक है। जो ऑयल्स होंगे, ऑयल्स क्या होते हैं? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है तो यू विल से एग्जिस्ट एज लिक्विड इवन इन विंटर्स। देखा होगा ना, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं विंटर्स में ऑयल की फॉर्म में रहते हैं, जमते नहीं है। कुछ होते हैं कोकोनट ऑयल वगैरह, वो क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो, सॉलिड हो जाते हैं फिर वो, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल भी हम लिख चुके हैं वैसे तो पहले। इसका एग्जाम्पल हो जाता है सर जिंजली ऑयल, दिस इज जिंजली। ये थोड़ी सी चीज और थी जो एनसीईआरटी में दी गई है, क्लियर है? तो ये भी लिख लिया हमने। सो अब ये लिपिड हमारा पूरा हो गया इसे, ठीक है। सॉलिड की तरह एक्ट करेगा या सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे। ये लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे इवन इन विंटर्स ऑल्सो, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो लास्ट है, लास्ट में कुछ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं एक बारी फटाफट। कुछ है नहीं वैसे इसमें, फटाफट देखो। लिपिड सर वाटर इनसॉल्युबल होगा, है ना। सिंपल फैटी एसिड हो सकता है। अब वो लाइन देखो सबसे पहले तो वही देख लो, सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है और ग्लिसरॉल भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने यहाँ छिपा रखी हो लाइन। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। भैया हमने तो पढ़ा है ग्लिसरॉल तो एक अल्कोहल होता है, यस और नो, लेकिन ये रेफरेंस मेरे हिसाब से उतना ही होगा कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ग्लिसरॉल लिपिड्स में, तो इसलिए कह दिया यहाँ पे अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ठीक है। तो कभी ऐसी लाइन आ जाए तो कोई बात नहीं, दे रखी एनसीईआरटी में, मान लेना। हाँ सर ठीक है सर। फिर सर इनके पास क्या होगा? इनके पास फैटी एसिड में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा सर, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सर। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा? R ग्रुप होगा, विच कुड बी मिथाइल और यू कैन से इथाइल और यू कैन से हायर नंबर ऑफ CH2। मैंने आपको नंबर भी बता दिया, 1 to 19 हो सकता है सर। और मैक्स टू मैक्स फैटी एसिड में 20 कार्बन हो सकते हैं, R ग्रुप में 19 हो सकते हैं, है ना। दिस इज 1 to 19 कार्बन लिखा हुआ है सर सब, ओके। पाल्मिटिक एसिड होगा इस केस में, पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन। देन वी हैव व्हाट? अरेकिडोनिक एसिड होगा, दिस अरेकिडोनिक एसिड हैज व्हाट? 20 कार्बन। एंड आफ्टर दिस अनसैचुरेटेड में आ गए हम। अनसैचुरेटेड के हमने 4 एग्जाम्पल लिखे थे, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एंड फाइनली अरेकिडोनिक एसिड। तो कुछ है नहीं है सच इसमें इतना। उसके बाद सर ये लाइन हो गई हमारी। देन मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यस सर वी नो दैट। फैटी एसिड आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, वी नो दैट सर। एस्टर बॉन्ड होगा फैटी एसिड्स में। और फैटी एसिड्स कैन बी मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड। बताया मैंने, एक फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनो, 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल डाई, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड, और मैक्सिमम फैट एग्जिस्ट एज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है जी। फिर ट्राइग्लिसराइड को हमने क्या बोला? ये अभी लास्ट में लिखा हमने, फैट बोला, ऑयल बोला। किस बेस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। बिल्कुल ठीक बात है सर। जैसे ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिंजली ऑयल एग्जाम्पल है, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। ये लिखी चीज अभी हमने। उसके बाद क्या लिखा है सर इन्होंने? आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम मार्केट। ऑब्वियसली सर बहुत सारे कर सकते हैं हम तो आइडेंटिफाई। ये फॉस्फोलिपिड का जिक्र आ गया। फिर फॉस्फोरस होगा सर, फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, साथ में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल भी होगा, क्या बना देगा? फॉस्फोलिपिड। कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। और फॉस्फोलिपिड के साथ ही एक चीज लिखी थी हमने, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड आपको कहाँ मिलेगी? वो नर्व फाइबर को इंसुलेट करेगी। स्ट्रक्चरली वैसे कुछ याद रखना नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? सम टिश्यूज स्पेशली the neural tissues they have lipid with more complex structure। तो उन लिपिड्स को क्या बोलते हैं सर? उनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। यहाँ पे एक नाम आ गया है, फॉस्फोलिपिड का एक नाम है, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये कहाँ ऐड करोगे सर? यहाँ पे।
जो आपने ये फोस्फोलिपिड बनाया है, ये फोस्फोलिपिड जो बना जिसमें अल्कोहल कोलिन है, इस कोलिन के साथ जो फोस्फोलिपिड बनेगा सर इसको बोला जाएगा लेसिथिन। डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, क्या बोला जाएगा सर इसको? इसको बोला जाएगा लेसिथिन। कब बोला जाएगा? जब अल्कोहल कौन सा होगा? कोलिन। तो इन दोनों की मैचिंग है। अगर अल्कोहल कोलिन नहीं होगा तो लेसिथिन नहीं होगा, याद रखना है ना। एक अल्कोहल होता है इथेनॉल अमीन, अमीन अल्कोहल है, अगर वो आ जाता है तो फोस्फोलिपिड सिफेलिन बन जाएगा। हमारे कोर्स में नहीं पढ़ना, तो इसीलिए याद रखो लेसिथिन मतलब जब फोस्फोलिपिड में जो अल्कोहल आया वो कौन सा है सर? वो कोलिन है। क्लियर है? लास्टली वी आर लेफ्ट विद दिस स्ट्रक्चर। ये सब बना लिया हमने सर। सिंपल फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है सर यहाँ पे, देन ट्राइग्लिसराइड। याद रखना ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है R1 R2 R3, ये सब क्या कंसिडर किया इसने? फैटी एसिड। ये कोलेस्ट्रोल, दिस इज C27H46 एंड फाइनली इज द ऑक्सीजन। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का स्ट्रक्चर सर हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये बॉन्ड सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं सर? ये एस्टर बॉन्ड होते हैं सर, है ना। एस्टेरिफिकेशन होता है सर इसमें कहीं ना कहीं, तो एस्टर बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है जी, यस और नो? ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग लिपिड्स फ्रॉम माय साइड। अगला लेक्चर जो होगा उसमें विल कंटिन्यू विद द न्यूक्लिक एसिड। तो जितना पुराना कंटेंट है बायोमोलिक्यूल का, इंट्रोडक्शन, कार्ब्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, सब रिवाइज करते रहो। ठीक है, तभी बायोमोलिक्यूल्स पे अच्छी ग्रिप बन पाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक पढ़ो, लिख के चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में मिलते हैं विद न्यूक्लिक एसिड। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।